2026 में क्या बड़े चैलेंजेस होने जा रहे हैं? हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो हिस्टोरिकली पूरा भारतवर्ष हुआ करता था, उसके टुकड़े बनाकर अलग अलग देश बना दिए हैं। ये क्या करना चाहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत शुड बी एनसर्कल्ड, इट शुड बी कंटेन्ड। अलग अलग राष्ट्र होंगे जो सब एंटी इंडिया होंगे। और अगर भारत राइज होता है, यूएस वापस से वो मिस्टेक जो उन्होंने चाइना के साथ किया था वो भारत के साथ, क्योंकि भारत के दोनों तरफ वापस से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान स्थापित हो गए हैं। हाउ अमेरिका कैन पॉसिबली डिस्ट्रॉय अस? कैसे पोटेंशियली, ये ग्रिम सिनेरियो जरा बताइएगा, अमेरिका हमारे को हार्म पहुंचा सकता है? स्विफ्ट सिस्टम है। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक, आप स्विफ्ट यूज करते हो। स्विफ्ट में से रशिया को निकाल दिया इन्होंने, तो अभी हम भारत को निकाल दिए तो क्या करेंगे? भारत डिड नॉट बिकम अ यूएस वसाल। ये आप अक्सर बात बोलते हो कि पूरे विश्व में कुल मिला के सिर्फ 5 सॉवरेन नेशन है। जो 5 ट्रूली सॉवरेन राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है और इजराइल है। इजराइल है? इजराइल है। That's unique. Yeah. Okay. How do you come close to China? How do you at least have some peace with China? It's not about दोस्ती वोस्ती anything. ये plain and simple geopolitics है. It's all about power. अगर तिब्बत में पावर वैक्यूम है, somebody has to fill it. अगर भारत फिल नहीं करना चाहता उसको, चाइना विल फिल इट। अब तिब्बत ले लिया उन्होंने, तो चाइना wanted to again suppress India ताकि इंडिया will not in the future stand up and take back Tibet or whatever. ट्रिकी चीज ये हो जाती है that Russia is also close to China. Indeed. जी हाँ। और China is close to Pakistan. राइट। तो अब रशिया इंडिया के कितने काम आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। एंड हम कितना रशिया की ओर रहें, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आवर रोल इन द रशिया यूक्रेन थिंग ऑल्सो। तो हमें क्या करना होगा कि करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नव वर्ष 2026 की आप सबको शुभकामनाएं। देखिए, जब ये नव वर्ष आता है तो हर बार हम अलग अलग चैलेंजेस की बात करते हैं, चाहे इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हो, और खासतर से इस साल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज लास्ट ईयर एक ऐसा साल था जब हमने डिफेंस कैपेबिलिटी से लेके टेक्नोलॉजी से लेके सोशियो इकोनॉमिक हर चीज पे टेस्ट एक देखा। तो आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, अभिजीत चावड़ा जी। ही इज अ रेनाउंड फिजिसिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एन ऑथर। मतलब इतने सारे हैट्स हैं। आई थॉट ही वाज द परफेक्ट पर्सन टू आंसर टू अस कि कैसे भारत को 2026 के चैलेंजेस एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे नेविगेट करने चाहिए। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। तो अभिजीत जी, पिछले साल आपको मैंने और हम सब ने ना बहुत सुना, बिकॉज एक ऐसा साल था जहां इतनी सारी चीजें हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नेपाल में अपराइजिंग हुई, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वी सीइंग व्हाट्स हैपनिंग देयर। आपके हिसाब से 2026 में क्या बड़े चैलेंजेस होने जा रहे हैं? एक एक करके हम लोग बात करते हैं, राइट फ्रॉम बांग्लादेश शुरू करते हुए, देन नेपाल, देन अदर चैलेंजेस, एंड व्हाट यू थिंक 2026 में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जी प्लीज सर। पिछले वर्ष में बहुत सारी चीजें हुई। हमने इजराइल ईरान भी देखा, वो भी हुआ, दैट आल्सो अफेक्ट्स अस। अगर हम बांग्लादेश से शुरू करें तो बांग्लादेश अभी वापस फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है एसेंशियली। पिछले वर्ष 2024 में आई थिंक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ, अगस्त 2024 से हुआ, अगस्त में, जब शेख हसीना को निकाला गया। और अभी इस समय मोहम्मद यूनूस का रेजिम बांग्लादेश में है, लेकिन वो सिर्फ पपेट है, वो सिर्फ शो के लिए। एक्चुअली बांग्लादेश को कौन रूल कर रहा है? आर्मी रूल कर रही है। इट इज द बांग्लादेशी मिलिट्री दैट इज रूलिंग बांग्लादेश, और उनके पीछे बहुत बड़ा पावर है जिसका आशीर्वाद है उनके सर के ऊपर, जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए, भारत ग्रो हो रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, भारत इज राइजिंग। और अगर भारत राइज होता है तो यूएस ये नहीं चाहता। यूएस वापस से वो मिस्टेक जो उन्होंने चाइना के साथ किया था वो भारत के साथ नहीं करना चाहता है। इसलिए उन्होंने 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाया, इमरान खान को हटाया
और अभी कौन है, शहबाज शरीफ, उनको बिठा दिया एज द पपेट। एसेंशियली पाकिस्तान में भी आर्मी ही रूल करती है, मुनीर ही चला रहा है। और अभी 2024 में 2 साल बाद, 2 साल के पश्चात उन्होंने बांग्लादेश में भी वही किया। सो अभी भारत के दोनों तरफ वापस से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान स्थापित हो गए हैं। अगर हम कंटेनमेंट की बात करें तो यूएस का पॉलिसी है भारत की तरफ कि भारत हैज टू बी कंटेन्ड। तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, नेपाल में भी हुआ है अभी कुछ महीनों पहले। और अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो बर्मा में भी सिचुएशन बहुत खराब है। राइट, वहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल है। वहाँ पर लगभग आधे देश में गवर्नमेंट का राज नहीं है। वहां से वो जो कुकी टेररिज्म हो रहा है वो भारत में आ रहा है। मणिपुर में जो हुआ जी, बहुत प्रॉब्लम हुआ मणिपुर में। वो सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। सो लेट अस फोकस ऑन बांग्लादेश जी। बांग्लादेश में अभी फरवरी में लगभग फरवरी में है चुनाव। हाँ, चुनाव होने वाले हैं। और उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो जी। देखिए, मोस्ट लाइकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मैटर हु इज इन ऑन द सीट, व्हाट मैटर्स इज कौन एक्चुअली पावर में है, हु इज एक्चुअली इन पावर। अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो ऑफिशियली टेक्निकली शहबाज शरीफ इज द पर्सन इन पावर, बट एक्चुअली वी ऑल नो, हम सब समझते हैं कि एक्चुअली असीम मुनीर देश को चला रहा है। ही इज द रियल पावरफुल पर्सन। शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ असीम मुनीर। सिमिलरली बांग्लादेश में भी यही सिचुएशन मोस्ट लाइकली होने वाला है कि नो मैटर हु कम्स टू पावर, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, शेख हसीना तो नहीं बनेगी, उसको तो निकाल दिया गया है। सो समबडी एल्स, कोई और बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इट विल बी द मिलिट्री हु विल बी द रियल पावर, और वो ही सारे शॉट्स को कॉल करेंगे। और उनके पीछे बाहर का बहुत पावरफुल देश रहेगा जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो सिचुएशन यही है बांग्लादेश में। और अब मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान। इसके हमें कोई साइंस, कोई सिम्टम्स दिख रहे क्या? तो अभी कौन जो अभी देखिए, दीपू दास जी को अभी लिंच करा, जलाया गया बेदर्दी से, और वो वीडियो बना के भेजा गया स्पेशली पूरे विश्व में उसको। बिल्कुल क्लियर मैसेज है वो। तो बांग्लादेश मोस्ट लाइकली, बांग्लादेश में जो हिंदू है अभी भी काफी सारे हैं, कुछ 10% के आसपास, लगभग 10% होंगे। तो उनका अभी जीवन काफी कठिन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन था पहले कि उनके लगभग 20% हिंदू थे, शायद 22% थे आपके 61 में, और अब 8% है करीब, शायद 8 भी नहीं होंगे, 8 भी कम होंगे, 8 से भी कम होंगे शायद, मोस्ट लाइकली कम होंगे। यहाँ आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, जो ईस्ट पाकिस्तान होता था, 22 से करीब 7 आ गए, जो भी आ गए 7-8%। और वेस्ट पाकिस्तान में 2 से कम होंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए क्या हुआ है। वही सिचुएशन शायद ईस्ट पाकिस्तान में करना चाहते हैं ये, टू ऑप्रेस द हिंदूज, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनको जो करते हैं वो करो, एंड फोर्स देम टू लीव एंड कंप्लीटली सैनिटाइज द कंट्री। ऐसा सिचुएशन मुझे आने वाले वर्षों में दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये हो रहा है। तो भारत को पूरी तरह से कंटेन करें। देखिए, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो हिस्टोरिकली पूरा भारतवर्ष हुआ करता था, उसके टुकड़े बनाकर अलग अलग देश बना दिए हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत शुड बी एनसर्कल्ड, इट शुड बी कंटेन्ड। अलग अलग राष्ट्र होंगे जो सब एंटी इंडिया होंगे। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप को, वहां पर सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन है? क्या जर्मनी है? क्या फ्रांस है? क्या यूके है? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल्स वेस्टर्न यूरोप थ्रू नेटो एंड ईयू। ये सिचुएशन है जो लोगों को दिखता नहीं है, बिकॉज ये दूर से करता है सब कुछ। सिमिलरली आज सिचुएशन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये है कि सबसे पावरफुल फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स है यहाँ पर। दैट इज वाई ये छोटे छोटे राष्ट्र जो है, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये आकर हमें ये सब करते हैं, बिकॉज देयर इज क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर उनके पीछे खड़ा है जो उनको बचाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ओके, 3 दिन का युद्ध हुआ जी, हवाई युद्ध हुआ। उसके बाद हम उनका सर्वनाश कर रहे थे, हमने कितने सारे एयरबेसेस को नष्ट कर दिया एसेंशियली, और इनऑपरेबल कर दिया एटलीस्ट 11 एयरबेसेस, नूर खान, भोलारी, ये वो। फिर क्या हुआ? ट्रम्प जी आ गए बीच में, उन्होंने कहा कि भाई अब ये नहीं चलेगा, और हमें रोकना पड़ा। बिकॉज क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हमसे लगभग 20-25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट देम। हमारा सर्वनाश कर सकते हैं वो, इकोनॉमिकली सर्वनाश कर सकते हैं, हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इकोनॉमिकली। इसलिए हमें वापस पीछे हटना पड़ा, और हमें ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करना पड़ा।
तो उनका ये स्ट्रैटेजी है कि भारत को पूरी तरह से एनसर्कल करे और कंटेन करे। अभी बांग्लादेश के ईस्ट में जो रीजन है बर्मा का, वहां पर वो एक आर्टिफिशियल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट। ओके, उस रीजन में जो कुकी लोग कहते हैं हम, वो वहां पे रहते हैं। वो बर्मीज भी नहीं है, जो कुकीज है वो बर्मीज नहीं है, वो बर्मीज भाषा नहीं बोलते, वो बर्मीज रिलीजन या कल्चर को ऑनर रिस्पेक्ट नहीं करते, एंड दे आर फाइटिंग द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। और अभी मणिपुर में लाखों आ गए वो, एंड दे आर आल्सो फाइटिंग अस। उन्होंने मणिपुर पर लगभग आधे मणिपुर पर कब्जा कर दिया है। तो इस तरह से पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने का अभी प्लान चल रहा है, बिकॉज इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू राइज। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ी गलती की। अब उनको समझ रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली गलती नजर आ रही है कि भाई चाइना को आगे बढ़ने हमने दिया। तो अभी वो इंडिया के साथ हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? हम लोग हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना? नहीं। व्हाट शुड वी डू? बांग्लादेश जिस तरह से अभी ये जो मोहम्मद यूनुस है ये चाइना गया, वहां ही मेड दिस स्टेटमेंट, आपने सुनी होगी कि हम ही है रास्ता टू द वाटर्स। ये तो 7 सिस्टर्स जो हैं ये लैंडलॉक्ड एरिया है पूरा। अभी उसने एक मैप भी दिया टू अ बांग्लादेशी जनरल, उसमें उसने ग्रेटर बांग्ला में 7 सिस्टर्स को दिखाया। कुछ तो हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। आप सेटिस्फाइड है जो हम लोग कर रहे हैं इस समय? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, किस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्या हम कड़े शब्दों से उनकी निंदा करेंगे? दैट इज वर्थलेस, ट्रू, दैट इज ऑफ नो यूज। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना जो, देखिए मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं। पहली बात, भारतवर्ष के अंदर, आज भारत के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? पहली बात ये है, लगभग 10 करोड़ हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि 2014 में मुझे याद है लोकसभा में कहा गया था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी है। अब 11 साल हो गए और वो बॉर्डर तो खुले ही है एसेंशियली, तो लगभग 10 करोड़ हो सकते हैं भारत के अंदर। तो पहला काम हम जो हमारे हाथ में है, वी शुड डिपोर्ट देम बैक। एक सवाल इसमें मेरा आता है, इतने बड़े हैं, मान लीजिए 5-10 करोड़ जो भी हैं, उनको दूसरी साइड अगर लेगी नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि हमने बॉर्डर खोला और उनको फेंक दिया उस पार। कैसे डिपोर्ट होंगे ये? इतना साइजेबल चंक तो एक कंट्री बराबर चंक हो गया ये। जी। कैसे होगा ये? हाउ इज दिस फीजिबल? देखिए, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था? हाँ। उस समय सडनली भारतीय सरकार ने 50-60 हजार पाकिस्तानी निकाल लिए थे। हाँ। उनको भेज दिया वापस पाकिस्तान। इतने देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जानती है कौन कौन घुसपैठिए बैठे यहाँ पे, और अभी तक उनको टॉलरेट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि मेक इट डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेशियंस टू लिव इन इंडिया। वो खुद से स्वयं से ही चले जाएंगे, हमें उनको धक्के मार के नहीं निकालना पड़ेगा, वो खुद से स्वयं से चले जाएंगे। मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू ऑपरेट भारत में। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूज कीजिए, नहीं, उनका धंधा पानी रोक दीजिए। वो जो भी काम करते हैं भारत में एज ऑलमोस्ट लाइक इंडियन सिटीजंस, ये सब बंद कर दीजिए। मेक इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू अर्न इन इंडिया, ताकि वो चुपचाप से शांतिपूर्ण तरीके से वापस अपने राष्ट्र चले जाए। दैट इज व्हाट हैज टू हैपन। पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। ये पहली बात है कि ये जो 10 करोड़ लगभग अप्रोक्सीमेटली घुसपैठी है, उन सबको वापस भेज दो। उससे भारत के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाएगा। भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसका वॉलेटिलिटी है, वो कम हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, बॉर्डर सिक्योर कर लीजिए। ओके, बॉर्डर जो इतने ओपन है, पोरस है, वहां से दुनिया भर के लोग आते जाते रहते हैं, ये सब बंद कर दो। तीसरी बात, जो हमारे मिलिट्री बेसिस है इस एरिया में, उनको एक्टिवेट कर दीजिए अच्छे से। मेक श्योर कि अगर कुछ होता है तो वी कैन टेक इमीडिएट एक्शन। ऑब्वियसली देखिए, बांग्लादेश का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो हमारे कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन वर्ड्स और एक्शंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। सो बांग्लादेश का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो न्यूसेंस वैल्यू है। दे कैन वेस्ट पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं वो ऑलरेडी। हाँ। सो मे बी वो आतंकवादी को ट्रेन करेंगे और फिर दे विल ट्राई टू पुश देम इनटू इंडिया, जैसे कश्मीर में ये सब होता है। तो ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। तो वी विल हैव टू बी अलर्ट टू दीज थिंग्स। दूसरा, हमें उनको बोलना होगा कि टेक केयर ऑफ योर हिंदूज। अगर आप हिंदूज को परसिक्यूट करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। वी कैन, ये हमें चेतावनी देनी होगी उनको। और अगर कोई स्टूपिड काम करते हैं बांग्लादेश, तो वी कैन ऑलवेज टेक रंगपुर एंड ऑल दैट। वो मिलिट्री एक्शन है, लेकिन वो हमें नहीं करना है इस समय, क्योंकि पूरा विश्व इसका वेट कर रहा है कि वी मेक वन मिस्टेक।
अगर हम ऐसा कुछ करेंगे ना मिलिट्री एक्शन, तो दे विल पोर्ट्रे अस द सेम वे दे हैव पोर्ट्रेड पुतिन को अभी क्या बोलते हैं ये लोग कि पुतिन इज अग्रेसर इन यूक्रेन केस। हाँ, तो भारत को भी उसी प्रकार से पेंट कर देंगे कि भारत भी अग्रेसर देश है जो इतने छोटे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा इसमें, मुझे कई बार लगता है कि आपको नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि अरे हमें ऐसे पोर्ट्रे किया जाएगा, हमें वैसे भी कोई बहुत पॉजिटिव पोर्ट्रे किया नहीं जा रहा है। द काइंड ऑफ नैरेटिव्स दैट आर सेट, मैं अगर वेस्टर्न मीडिया में बात करूं और इसमें बात करूं, एंड 71 में भी हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे। अगर हम लोग सोचते रहे, फाइनली वी डिड टेक एक्शन, राइट। ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ा इजीली डर हो सकता था, अरे ये न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, अरे चाइना आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा। हमने फाइनली एक्शन लिया। आपको नहीं लगता कुछ एक्शन लेना चाहिए, देन दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस, लेट देम से वी आर द अग्रेसर। इसमें क्या बुराई है? देखिए, पोर्ट्रेल की मैं बात जो कर रहा हूँ कि हमें एज एन अग्रेसर पोर्ट्रे करेंगे, ये क्यों डेंजरस है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। जी प्लीज। क्योंकि अगर आपको किसी राष्ट्र के ऊपर, किसी देश के ऊपर कोई एक्शन लेना है, यू हैव टू फर्स्ट जस्टिफाई दैट। तो अगर भारत को इन्होंने पहले पोर्ट्रे किया एज एन अग्रेसर, फिर वो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, व्हिच विल डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमी। यूनाइटेड स्टेट्स भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द वे द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो पहले हमें वो करेंगे एज पोर्ट्रे एज अग्रेसर, उसके बाद दुनिया भर के सैंक्शंस लगाएंगे। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध शुरू किया, तो रशिया की इकोनॉमी के ऊपर सारे के सारे जितने भी सैंक्शंस लगा सकते हैं लगा दिए, लेकिन रशिया के ऊपर इसका इतना असर नहीं हुआ, बिकॉज रशिया इज अ जाइगेंटिक कंट्री जहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। उनको किसी दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। हमारा सिचुएशन ये नहीं है, वी विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो अगर हमने ऐसा कुछ किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, हाउ कैन वी पॉसिबली जस्ट क्रिएट अ सिनेरियो फॉर अस, हाउ अमेरिका कैन पॉसिबली डिस्ट्रॉय अस। जैसे आप बता रहे हो, जैसे अभी तो टैरिफ लगा दिया था इन्होंने 50%, उससे कोई बहुत फर्क नहीं आया, फर्क आया टेक्सटाइल्स वगैरह में। कैसे पोटेंशियली ये ग्रिम सिनेरियो जरा बताइएगा, अमेरिका हमारे को हार्म पहुंचा सकता है? सिंपल सी बात जी बोलता हूं मैं, हम जो कुछ भी करते हैं, फॉर दैट वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की जरूरत है। ठीक है। अगर हम यहाँ से हम के 200 किलोमीटर जाएंगे, हमें कार में या किसी व्हीकल में जाना होगा, उसके लिए तेल चाहिए। तेल कहाँ से आता है? जैसे हम रशिया से भी ले रहे हैं अभी। ठीक है, रशिया से ले रहे हैं, वेस्ट एशिया से भी आता है। वेस्ट एशिया से भी आता है। मे बी हमारे 30-40% रशिया से आ रहा है, बाकी सारा वेस्ट एशिया से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जितने भी देश जो यूएस कंट्रोल करता है, जैसे कि वेस्ट एशियन नेशंस, उन सबको बोलेंगे बंद कर दो ऑयल, तो हम क्या करेंगे? तो हमें सडनली एक क्राइसिस हो जाएगा। हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है भारत में, कुछ 40-50 दिन का रिजर्व्स है। उसके बाद हम क्राइसिस मोड में आ जाएंगे, हमें रशिया से लेना पड़ेगा। अगर वो ब्लॉकेड कर देंगे उसको, तो क्या करेंगे हम? हाउ कैन दे ब्लॉकेड दैट, रशिया का? क्योंकि रशिया का जो ऑयल आता है वो सी से आता है। ओके, ये ओशन से आता है, और उसको अगर, और ये इट इज नॉट ऑफिशियली कमिंग टू इंडिया, इट इज कमिंग थ्रू ग्रे रूट्स एंड ऑल दैट। उसको वो नेवी से ब्लॉकेट कर सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मोस्ट पावरफुल नेवी। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। दूसरा, हम बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब बंद करवा देंगे वो, क्योंकि दूसरे जो देश है दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूएस। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे विद द यूएस, उनकी भी इकोनॉमी को असर पड़ेगा। सो देयर आर सो मेनी वेज। ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है। वो कंट्रोल करते हैं इस चीज को। स्विफ्ट सिस्टम है, अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक, आप स्विफ्ट यूज करते हो। स्विफ्ट में से रशिया को निकाल दिया इन्होंने, मालूम है। तो अभी हम भारत को निकाल दे तो क्या करेंगे? सो देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हम अभी उस स्थल पर, उस लेवल पर नहीं है कि वी कैन विथस्टैंड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। गॉट इट। ये डेंजर है। तो दे डोंट नीड टू गो टू वॉर विथ इंडिया। हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे वो, हमारे ऊपर इकोनॉमिक युद्ध करेंगे, फिर साइबर युद्ध करेंगे। हमारे जो बैंकिंग सिस्टम से, मेट्रो सिस्टम से, उनको डस्ट कर देंगे विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वो। So we don't want to go down that road. इस समय What leverage do we have? What leverage? ये जब हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार, फिर तो हम उन्हीं के उसके ऊपर, we are at their mercy. हमारे पास क्या है लेवरेज? मतलब भाई, अब यूएस में जैसे डोनाल्ड ट्रंप इज सिटिंग देयर, वो किसी भी बात पे पिस ऑफ हो सकता है। यूएस किसी भी बात पे
इंडिया अग्रेसर ना भी हो तब भी दे आर ऑलरेडी, मैं भी इस पे विस्तार से आपसे बात करूंगा, एक एंटी इंडिया स्टांस चल रहा है वहां। हमारे पास क्या ऑप्शंस है ऐसे में टू काउंटर दैट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस जैसे आपने राइटली कहा बहुत एंटी इंडिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी 50% ही टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए हैं बिकॉज उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है इस समय। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना होगा कि वी हैव टू स्वॉलो द पेन फॉर 20 years. Oh, that's a big statement that you made. Big practical statement that you made. चाइना ने यही किया था। चाइना को बहुत इंसल्ट सहने पड़े, बहुत सारे ऐसे ये सब इंसल्ट्स और ये सब पेन सहना पड़ा। देंग शाओपिंग ने कहा था, जो चाइना के प्रीमियर हुआ करते थे, जी, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। चुपचाप काम करो अपना, ज्यादा बोलबाल मत करो, डोंट बोस्ट, अपना काम करो चुपचाप। 20-30 वर्ष में हम वहां पहुंच जाएंगे जब फिर हम किसी से डरेंगे नहीं। आज चाइना लगभग वहां पहुंच गया है उस स्थिति पर कि इट कैन ओपनली चैलेंज द यूनाइटेड स्टेट्स। आज हम उस स्थिति में नहीं है। हमें 20 साल बहुत काम करना है। हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, उसके प्रोपोर्शनेटली आपके बाकी सारी कैपेबिलिटीज ग्रो होगी। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, स्पेस कैपेबिलिटीज, साइबर कैपेबिलिटीज, इंडस्ट्रियल बेस। तो हमें ये करना है। हमें एटलीस्ट $10 trillion इकोनॉमी बनना है। इट में टेक 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष से कम होना चाहिए होपफुली। तो हमें अभी ये करना है। इन द मीनवाइल हमें अपनी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है उनको डेवलप करना है। हमें अपनी इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करना है। अगर हम देखिए, एक और चीज यूएस क्या कर सकता है, सेमीकंडक्टर्स बंद कर सकता है इंडिया को। देखिए, हम फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इन सब में चिप्स का काम आता है, राइट? अगर ये इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया इंडिया का तो क्या करेंगे हम? सो वी हैव टू डेवलप आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। जो भी चल रहा है, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन है हमारा है। तो ये सब जो बेबी स्टेप्स हमें 30-40 साल पहले लेने चाहिए, वो आज ले रहे हैं। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। 20 वर्ष रुकिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, आई नो, लेकिन आज हम उस परिस्थिति में नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उसको अभिजीत जी, बिकॉज आपने कम से कम सच बोला। बिकॉज क्या होता है ना इसमें, व्हेन वी टॉक ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इतना फैफ उड़ता है ना कि अरे हमें ये बोलना चाहिए, हमें उनके साथ ये कर देना चाहिए, विदाउट एनालाइजिंग द डेप्थ ऑफ इट। तो यू आर सेइंग फॉर 20 years जस्ट सक इट इन। बस जो देंग शाओपिंग ने कहा था चाइना को, वही हमें करना है। गॉट इट। हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। चुपचाप, अगर तुम्हें कोई इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, सह लो। कठिन है पर यही है। और कुछ रेड लाइंस हमें ड्रॉ करनी होंगे। क्या? जैसे कि रेड लाइंस विद यूएस, रेड लाइंस विद चाइना, क्या हो सकती हैं वो रेड लाइंस? वी कैन नॉट इंपोज रेड लाइंस ऑन द यूएस, ठीक है, इस समय तो नहीं। लेकिन हमारे जो नेबरहुड में जो हमारी सिचुएशन है, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर रेड लाइंस होने चाहिए। ओके, पाकिस्तान, अगर हमारा भी डॉक्ट्रिन चेंज हुआ है, एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया इज गोइंग टू बी कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो वो रेड लाइन हमने ड्रॉ की है। वी हैव टू इंश्योर दैट रेड लाइन इज रिस्पेक्टेड। रेड फोर्ट के बाद वी हैव नॉट फॉलोड अप ऑन दैट। देखिए, रेड फोर्ट में जो नहीं, देखिए अभी दैट इज वेयर इट ऑल गेट्स कंफ्यूजिंग, है ना? अभी कंफ्यूजिंग हो गया। रेड फोर्ट में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कुछ सप्ताह पहले। अब ये किस प्रकार का टेररिस्ट अटैक है, ये हमें देखना है। क्या ये पाकिस्तान का एंगल है या फिर कुछ इंटरनल एंगल ही है? नहीं, इंटरनल एंगल तो था, बट लिंक तो पाकिस्तान से है, ये तो क्लियर हो रहा है। वी आर गेटिंग क्लियर कट कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ही थे। लोकल तो हर में शामिल होते हैं हमारे। लोकल तो पहलगाम भी नहीं हुआ विदाउट लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वी नो दैट, इवन इन पुलवामा। सो दिस इज अ टेररिस्ट अटैक एंड वी हैव नॉट फॉलोड अप जैसे वॉर में करना चाहिए हमें। देखिए, अगर आपको वॉर करना है तो आपको उसको जस्टिफाई करना होगा। अनफॉर्चुनेटली यू नीड अ जस्ट कॉज फॉर वॉर। जैसे पहलगाम हुआ, कितने सारे लोग को मार दिया, देयर वाज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ वॉर। पूरी दुनिया देख सकती थी दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। अभी यहाँ पे जो रेड फोर्ट में हुआ, उसका स्केल थोड़ा कम है, तो उसको जस्टिफाई हम कहना नहीं चाहिए ना हम लोग को। आपको लगता है ये कहना, ये एक स्टेटमेंट बोलना, अगर हम फॉलो अप ना करें उस पर, तो इससे बात हमारी खोखली हो जाती है? इसी को टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान अभी। अच्छा, कि ये जो हमने रेड लाइन ड्रॉ किया है वो कितना फजी है, कितना हार्ड है, कितना शार्प है, कितना ब्लंट है। तो अगर हम छोटा टेररिस्ट अटैक कहीं पे करेंगे जो विच इज नॉट नियर द बॉर्डर, तो भारत किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा? क्योंकि भारत के पास अभी, अगर किसी इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का एंगल हो सकता है,
लेकिन उसके ऊपर भारत किस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा? अगर टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर होता है या किसी और रीजन में होता है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, इट इज वेरी क्लियर पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, देन वी कैन कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर. लेकिन अगर दूसरा कहीं दूर पे हुआ, भारत के अंदर हुआ, जिसका जो लिंकेज पाकिस्तान के साथ जो है वो इतना क्लियर नहीं है, देन व्हाट विल भारत डू? तो ये सारा टेस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान अभी. और हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा रिस्ट्रेन होना पड़ेगा इसके लिए. सो एसेंशियली क्या है कि कितना स्केल होना चाहिए टेररिस्ट अटैक का बिफोर वी कैन कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर. ये बहुत अनफॉर्चुनेट डिस्कशन है कि कितने लोग मर रहे थे तब हम यूज करेंगे. exactly. बट अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है. ये पाकिस्तान जानता है कि भारत में अभी भारत इज कंस्ट्रेन्ड बाय दीज फैक्टर्स. तो ये इसलिए पाकिस्तान विल नाउ एम्प्लॉय डिफरेंट टैक्टिक्स, यू नो. और मे बी ईस्ट पाकिस्तान से भी टेरर करवाएगा. एक नैरेटिव जो चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनकी काफी धुनाई करी, 11 एयर बेसेस मारे, ये तो सच्चाई है. 11 एयर बेसेस, नॉट टेरर साइट्स, क्लियर कट. बट साथ में एक चीज आती है कि जो नैरेटिव वॉर है उसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है. पाकिस्तान यूएस के करीब आ गया है एंड पाकिस्तान ने यूएस को सेट कर लिया है. किस तरह से सेट किया है मैं इस पे चाहूंगा आप थोड़ा प्रकाश डालें अभी, कि ट्रम्प को किस तरह से क्लोज मिलाएं. प्लस पाकिस्तान अब बांग्लादेश में भी एक्टिव है. अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी आफ्टर सो मेनी इयर्स. इन्होंने नेवी की भी एक्सरसाइजेस करी साथ में. तो एक तरह से रिसर्जेंट पाकिस्तान ये लोग बोलना चाह रहे हैं. आप इसको कैसे देखते हैं? एंड ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल पॉज्ड, ये जो एक बात कही गई उसमें कितनी सच्चाई है? डू यू सी दैट हैपनिंग इन 2026? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अगर 2026 में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वी कैन कॉल इट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और व्हाटएवर, बट इट विल बी अ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट. वो दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन होगा. इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मे मिलिट्री ऑपरेशन जो हमने जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था. इट विल बी डिफरेंट. अभी पाकिस्तान रिसर्जेंट है क्या? इट इज रिसर्जेंट. इट इज बट व्हाई इज इट रिसर्जेंट? पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है क्या? पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो खोखला है. बिल्कुल. पाकिस्तान बिल्कुल ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट है. पाकिस्तान में कितने सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है, एथनिक प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स है. कोई खुश नहीं है पाकिस्तान में. वहां पे आटा रोटी कुछ नहीं मिलता है. तो पाकिस्तान रिसर्जेंट कैसे हो गया, ये प्रश्न हमें देखना है. बताइए. इस प्रश्न का हमें उत्तर देखना होगा. देखिए, अगर कोई भिखारी है, उसको किसी बड़े आदमी का आशीर्वाद मिल गया तो रिसर्जेंट नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना. यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के पीछे खड़ा है. ओके. और यूनाइटेड स्टेट्स इज यूजिंग पाकिस्तान टू कंटेन इंडिया. नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ऑल्सो बांग्लादेश, ऑल्सो अदर कंट्रीज को भारत को पूरा एनसर्कल करना है. और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा जो एसेट यूएस का, वो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड राष्ट्र है. एंड दोज न्यूक्लियर वेपन्स मोस्ट लाइकली अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स ही होंगे. ओके. तो यूएस ने अभी, देखिए क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान का बहुत लंबा पार्टनरशिप का हिस्ट्री है. जब अफगानिस्तान पे यूएसएसआर ने इन्वेजन किया था 1979 में, उसके बाद से यूएस ने पाकिस्तान को कल्टीवेट किया, उनके मुजाहिदीन को प्रमोट किया, सब कुछ किया, आर्म्स, अम्युनिशन, ट्रेनिंग सब कुछ दिया, टेररिज्म ट्रेनिंग एंड ऑल दैट. और दैट वाज यूज्ड अगेंस्ट इंडिया आल्सो. फिर क्या हुआ कि वॉर ऑन टेरर यूएस ने लॉन्च किया, ओसामा बिन लादेन वाला, जो 9/11 के बाद. उसके बाद बिटवीन 2001 और 2012 पाकिस्तान और यूएस का बहुत जोरदार पार्टनरशिप था. उसके बाद ओसामा मारा गया और फिर यूएस लॉस्ट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ने क्या किया, दे वेंट टू चाइना कि हमें कोई तो बड़ा डैडी चाहिए, तब चाइना हमारा डैडी बनेगा. तो पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर्स बन गए 10 साल के लिए, 2012 से 2022 तक. फिर यूएस ने 2022 में पाकिस्तान में रिजिम चेंज करवाया एंड नाउ पाकिस्तान इज वंस अगेन बैक इन द यूएस कैंप. यूएस की गोद में बैठा है पाकिस्तान. तो यूएस अभी पाकिस्तान को यूज करना चाहता है टू काउंटर बैलेंस इंडिया. ओके. इंडिया अगर ग्रो होने लगता है तो वी विल यूज पाकिस्तान व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू डिस्टेबलाइज इंडिया, टू काउंटर बैलेंस इंडिया. और हम सारे गंदे काम पाकिस्तान से करवाएंगे ताकि हमारे हैंड्स क्लीन रहे, हमारे हाथ क्लीन रहे, साफ रहे. हमने कुछ नहीं किया. हमारे सिर्फ वो एक नॉन नेटो एलाय है और पाकिस्तान इटसेल्फ इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म. ये बोलते रहेंगे ये. तो दैट्स द सिचुएशन. अभी किस प्रकार का पार्टनरशिप चल रहा है अभी यूएस और पाकिस्तान में? अभी यूएस ने लगभग $1 बिलियन का एक अग्रीमेंट किया विद पाकिस्तान कि वो F-16 को रिफर्बिश करेंगे, शायद कुछ और सेल करेंगे. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में
एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जो यूएस ने ही ऑब्वियसली सेट किया है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिकन मनी विल फ्लो इनटू पाकिस्तान थ्रू सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इट विल गिव म्यूनिशंस, आर्म्स, एम्यूनिशन, व्हाटएवर, जो कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। और ये एक चीज़ है। और डोनाल्ड ट्रंप जी जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम जानते हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को पाकिस्तान अपने रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने वाला है। गया तो था लेके आसिम मुनीर एक डिब्बे में लेके आया था। देखिए हमारे देश की धरती में से क्या निकलता है, आप सब ले जाइए। तो ट्रंप बिजनेस एम्पायर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा टू एक्सट्रैक्ट पाकिस्तानी वैल्यूएबल रिसोर्सेस, और पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अपेरेंटली इन्वेस्ट करने वाले हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप खुद या अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस एम्पायर। क्या बात है। हाँ, तो सब कुछ आसिम मुनीर बोल रहे ट्रंप सर, पिताजी, पिताश्री, प्लीज ले जाइए, जो चाहिए ले जाइए, बस हमें कुछ कुछ देते रहिए। मेरा जो बैंक अकाउंट है लंदन में, उसमें आप डालते रहिए कुछ ना कुछ, और मुझे प्लीज बनाए रखिए एज द बॉस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा, जिस प्रकार की भी सेवा चाहिए मैं कर दूंगा। और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सेक्टर तो था ही नहीं, लेकिन अभी ट्रंप जी और उनके जो बिजनेस एम्पायर है वो पाकिस्तानी क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं बहुत बड़ा। तो उसके लिए उन्होंने पहले क्रिप्टो सेक्टर बनाया पाकिस्तान में, हाँ, और फिर अभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसमें पार्टनर बन गए हैं, आई थिंक ना, ही इज द पार्टनर, हिज सन्स आर द पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। सो ट्रंप इज पर्सनली इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, और लगभग अगर आप वैल्यू देखेंगे, पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज टू बी एक्सट्रैक्टेड लगभग 50 बिलियन के आसपास कहा जाता है। सो ट्रंप इज वेरी इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। ट्रंप तो बहुत खुश है पाकिस्तान से। भाई भारत क्या उस ट्रंप को ऐसा देगा क्या कि जो चाहिए ले जाओ? नहीं, वी विल नॉट अलाउ इट। वी विल से इन्वेस्ट इन द कंट्री, और जो आप प्रॉफिट बना सकते हो बनाइए एज पर द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में क्या करे ट्रंप को, जो लेना है ले जाओ। आई डोंट केयर अबाउट रूल ऑफ लॉ, आपको जो एक्सप्लॉयटेशन करना है। We didn't see this coming, did we? हमें तो ये लगता था ट्रंप जो है वो थोड़ा प्रो इंडिया है। हाँ, ये तो वो देश है जहां पर आपको याद होगा त्योहार हो गया था बिल्कुल जब ट्रंप जीता था, और साथ में कहा जा रहा था अरे उल्टा ट्रंप टावर्स है यहाँ पर, तो ट्रंप इफ एनीथिंग यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ही इज बुलिश ऑन इंडिया। और क्या पासा पलटा है। डिड एनीवन सी दिस कमिंग? देखिए हमारा जो पब्लिक है बहुत इमोशनल है। वी बिकम इमोशनल। अगर कोई अच्छे शब्द बोल देगा तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। शब्द और एक्शंस, कार्य में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ट्रंप, अमेरिका हमेशा भारत के साथ ये करता है, फ्लैटरी, अच्छी चीजें बोलेंगे। आप बड़े डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो, यू आर अ ग्रेट डेमोक्रेसी। हमारे और आपके बीच में शेयर्ड वैल्यूज है। और वो पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? वी हैव शेयर्ड इंटरेस्ट्स। देखिए अब इंटरेस्ट्स बड़े होते हैं या वैल्यूज बड़े होते हैं? जो कलयुग चल रहा है भाई, कलयुग में इंटरेस्ट ग्रेटर देन वैल्यूज, ऑलवेज ट्रंप वैल्यूज। तो पाकिस्तान और यूएस में शेयर्ड इंटरेस्ट्स है, और यूएस और इंडिया में शेयर्ड वैल्यूज है। सिर्फ अच्छी बातें करेंगे हम, अहिंसा की बातें करेंगे, डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भारत एंड सो ऑन, बट काम सारा पाकिस्तान के साथ करेंगे वो। सो इट इज नो सरप्राइज। बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए कि ट्रंप इतना बड़ा ये पलट दिया, व्हाटएवर। देयर इज नो सरप्राइज यार। आपने वो पिक्चर देखी होगी व्हेन मोदी जी वेंट टू मीट रशियाज व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनाज शी जिनपिंग। हाँ जी। एंड उस पर ट्रंप का फिर ट्वीट भी आया हाँ, कि इंडिया इज नाउ लॉस्ट टू चाइना एंड रशिया एंड ऑल दीज एंड देयर इज नो कॉमन कनेक्ट, डेमोक्रेसी तो हम है। जब आप डेमोक्रेसी बात कर रहे थे, इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस हैं फिर? जैसे एक हमेशा से एक इंडिया हैज बीन दैट नॉन अलाइंड, जो एक पुराना था ना, नॉन अलाइंड, कि ना इस खेमे में ना उस खेमे में। हालांकि रशिया की ओर ही हम लोग रहे हैं, परसीव्ड एटलीस्ट। इंडिया के लिए फिर क्या ऑप्शंस हैं दोनों तरफ की ओर? एंड चाइना से हाउ डू वी नेविगेट चाइना? बिकॉज चाइना से भी अगर हमारा बैर है, चाइना भी सोच रहा है कि जो चाइना +1 ऑप्शन है उसमें इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो इवन चाइना इज सीइंग अस एज अ थ्रेट, अमेरिका इज सीइंग अस एज अ थ्रेट। हम कहाँ पे हमें रिलैक्सेशन मिले, किसकी ओर हम बढ़ें? या आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट्स जो दो है सबसे बड़े एडवर्सरीज, वो सिर्फ एक चीज में सहमत है कि इंडिया मस्ट नॉट राइज। बताइए। ओके क्योंकि यूरेशिया में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है इवेंचुअली, वो भारत ही है और कोई नहीं है। रशिया इज करेंटली वेरी डिपेंडेंट ऑन चाइना, बहुत डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर रशिया इस समय, ठीक है। और भारत ही ऐसा एक इकोनॉमी है
जो नेक्स्ट 20 ईयर्स में ग्रो ही होने वाला है। सारे के सारे प्रोजेक्शन बोलते हैं देयर इज नो चांस ऑफ रिसेशन, इंडिया विल कीप ग्रोइंग, भारत विल कीप ग्रोइंग। तो भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो चाइना को इवेंचुअली, अगर इफ थिंग्स गो वेल, सरपास भी कर सकता है 50 वर्ष में मे बी, ओके। लेकिन 20 वर्ष में भारत कैन बिकम वेरी पावरफुल कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे। तो चाइना ये नहीं चाहता और यूएस भी नहीं चाहता है। तो यूएस और चाइना इस बारे में सहमत है। सो दे विल सपोर्ट पाकिस्तान टुगेदर, दे विल सपोर्ट बांग्लादेश टुगेदर। हर चीज में व्हेन इट कम्स टू भारत, वो कोऑपरेट करने को दे विल बी विलिंग टू डू दैट। तो भारत के पास ऑप्शंस क्या है? राइट। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है, 20वीं शताब्दी में एक कोल्ड वॉर हुआ करता था। उस समय पूरा जो विश्व था वो 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था। वेस्टर्न ब्लॉक विच इज लेड बाय द यूएस, और दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक जिसका लीडर था यूएसएसआर। फिर यूएसएसआर टूट गया। उसके बाद बाइपोलरिटी का जो समय था वो चला गया और एक यूनिपोलर मोमेंट हो गया जो लगभग 10-15 वर्ष चला, जब यूएस ही एक ही महान राष्ट्र था, सबसे पावरफुल राष्ट्र था। अभी 2012 के बाद चाइना फिर से अभी ग्रो हो रहा है, और अभी यू कैन से कि पूरा विश्व फिर से एक नए कोल्ड वॉर के युग में जा रहा है, कोल्ड वॉर 2.0, जिसमें एक जगह पे ऑन वन साइड आपको मिलेगा चाइना और रशिया साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ नॉर्थ कोरिया भी है, उनके साथ ईरान भी है, और दूसरे तरफ यूएस, यूरोप और जो यूएस के जो डिपेंडेंट कंट्रीज है, ये जो जिनको वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे राष्ट्र हैं। तो अभी बाइपोलर विश्व फिर से हो सकता है, लेकिन एक थर्ड पोल है। थर्ड पोल है पॉसिबली इंडिया विद द ग्लोबल साउथ नेशंस, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और अभी तक भारत ने ये इंश्योर किया है कि हम यूएस कैंप में नहीं चले जाते हैं, ओके। बहुत इस 2025 में भारत के ऊपर बहुत प्रेशर हुआ। ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला थ्रू टैरिफ्स एंड व्हाट नॉट, थ्रेट्स, टैरिफ्स, वॉर विद पाकिस्तान, लेकिन भारत डिड नॉट बिकम अमेरिकन वसाल। वसाल मतलब आप उनके सब्सिडरी देश हो, एसेंशियली आप फ्री नहीं हो, आप सॉवरेन नहीं हो एनीमोर। जैसे कि जापान इज एन अमेरिकन वसाल, जर्मनी इज अमेरिकन वसाल एंड सो ऑन। भारत डिड नॉट बिकम अ यूएस वसाल। ये आप अक्सर बात बोलते हो कि पूरे विश्व में कुल मिला के सिर्फ 5 सॉवरेन नेशन है। जी, जरा इस पे थोड़ा सा आप हमें जरा समझाइए, बिकॉज दिस इज अ बिग स्टेटमेंट यू ऑलवेज मेक। जी, कौन से पहले तो वो 5 मुल्क, और कैसे बाकी सब आर वसाल स्टेट्स, जरा हमें इस पे थोड़ा सा प्रकाश दें। जी, जो 5 ट्रूली सॉवरेन राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, रूस है, रशिया, भारत है और इजराइल है। इजराइल है। That's unique. Yeah, okay. Israel is a unique nation. Okay. अब इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा सॉवरेनिटी क्या होती है। अगर किसी राष्ट्र में, लेट्स से जापान, ठीक है, जापान का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जापान टेक्निकली तो सॉवरेन कंट्री है, उनका खुद का गवर्नमेंट है, उनकी खुद की प्राइम मिनिस्टर है मैडम जी, उनका खुद का पार्लियामेंट और असेंबली और व्हाटएवर है, उनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं, उनका जो पूरा सिस्टम है जापानीज भाषा में है, अमेरिकन भाषा में, इंग्लिश भाषा में नहीं है। तो सॉवरेन क्यों नहीं है जापान? मैं क्यों बोलता हूँ कि जापान सॉवरेन नहीं है? अगर आप जापान का मैप निकालेंगे, आपको एटलीस्ट 120 या 130 परमानेंट यूएस मिलिट्री बेसेस मिलेंगे जापान की धरती के ऊपर। अगर दूसरा राष्ट्र आपके धरती के ऊपर 130 मिलिट्री बेस लगा के बैठेगा तो आप कहाँ से सॉवरेन हुए? ठीक है, 1945 से लेकर आज तक ये सिचुएशन है। दूसरा, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1945 में लिखा गया था। किसने लिखा था? अमेरिकन ने। वहां से लेकर आज तक एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ है, ओके। तीसरा, जापान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कोई भी बड़ा अगर बैंक ऑफ जापान डिसीजन लेता है उसके पहले उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द अमेरिकन जनरल्स हु रूल जापान। Okay. So, ये तो जापान का तो आपने एक एग्जांपल दिया। जैसे से सम प्लेस लाइक नेदरलैंड्स इन यूरोप। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेदरलैंड्स की बात करते हैं। देखिए, नेदरलैंड्स इज पार्ट ऑफ, हम जानते हैं वो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आप ईयू के मेंबर हो, यूरोपियन यूनियन के, तो आपके बॉर्डर्स खुले हैं। योर बॉर्डर्स आर ओपन, यू डोंट कंट्रोल योर बॉर्डर्स। मतलब आपकी फिजिकल सॉवरेनिटी चली गई।
सॉवरेंटी का एक प्रिंसिपल है, यू हैव टू कंट्रोल योर बॉर्डर्स, यू विल डिसाइड कि आपके देश में कौन आएगा और कौन जाएगा। कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर कोई और डिसाइड करेगा तो आपकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी चली गई। नेदरलैंड्स में कौन आएगा कौन जाएगा उसके पॉलिसीज कौन तय करता है? ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन का कैपिटल। तो नेदरलैंड्स में टेरिटोरियल सॉवरेंटी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक सोवरेन राष्ट्र हो देन यू मस्ट कंट्रोल योर इकोनॉमी थ्रू योर करेंसी। नेदरलैंड्स की करेंसी क्या थी? फ्लोरेंट थी। आज तो नहीं है, आज तो यूरो है। यूरो को कौन कंट्रोल करता है? ब्रसल्स। नेदरलैंड्स नहीं कंट्रोल करता। ओके, तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी चली गई। टेरिटोरियल सॉवरेंटी नहीं है, इकोनॉमिक सॉवरेंटी नहीं है। तीसरा, आपके देश में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी वो आपको डिसाइड करना होगा ना। लेकिन वो तो नहीं है नेदरलैंड्स के पास। बहुत सारी पॉलिसीज ब्रसल्स से डिसाइड होती है। यूरोपियन यूनियन के जो अनइलेक्टेड लीडर्स हैं। एंड यूरोपियन यूनियन का लाइक हाउ आर दे विद द यूएस, लाइक वो क्या है फिर? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। दे आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द यूएस। ओके, तो सारे के सारे ईयू नेशंस, उनका टेरिटोरियल सॉवरेंटी नहीं है, उनका इकोनॉमिक सॉवरेंटी नहीं है, और उनका पॉलिसीज वाला लेजिस्लेटिव एटसेट्रा सॉवरेंटी नहीं है। नाउ अगर आप नेटो के मेंबर हो तो आपका मिलिट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम कम्स अंडर द कमांड ऑफ द नेटो सेंट्रल लीडरशिप, जो कभी कभी जर्मन जनरल होगा, कभी कभी अमेरिकन जनरल होगा, बट हुएवर इज द बॉस ऑफ नेटो दे रिपोर्ट टू वॉशिंगटन डीसी। तो आपका अगर मिलिट्री, आपके जो सोल्जर्स है वो किसी फॉरेनर के कमांड के अंदर आएंगे तो आपका मिलिट्री सॉवरेंटी कहाँ गया? सो अगर आप ईयू के मेंबर हो, आप सॉवरेन देश नहीं हो। अगर आप नेटो के मेंबर हो तो आप सॉवरेन देश नहीं हो। बट यूएस भी तो नेटो का मेंबर है, बट यूएस इज द हेजेमन, दे आर सॉवरेन। ओके, अगर तो ये सिचुएशन यूरोप में है। नन ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस इज एक्चुअली सॉवरेन। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फ्रांस के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, यूके के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर आपके पास न्यूक्स है तो आप सॉवरेन कैसे नहीं हो? देखिए, यूके के जो न्यूक्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो बॉम्ब्स है, दे आर मेटेड टू अमेरिकन मिसाइल्स। दे आर मेटेड टू अमेरिकन मिसाइल्स। ओके, उसका अर्थात जो बड़ा लाल बटन होता है वो लंदन में नहीं है, वो वॉशिंगटन में है। ओके, सो यूके का जो न्यूक्लियर डिटरेंट है इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस। दूसरा, फ्रांस is the only quasi-sovereign nation in the EU and NATO, क्योंकि उनके पास अपना खुद का स्वयं का न्यूक्लियर डिटरेंट है, which is on French missiles, on French submarines। तो थोड़ी सी सॉवरेंटी फ्रांस के पास अभी भी है, लेकिन फुल सॉवरेंटी नहीं है। तो यूके ने क्यों ये चीज सबसर्विएंट टू यूएस करी, दिस न्यूक्लियर डिटरेंट? देखिए, बहुत समय तक यूके ने रेजिस्ट किया। अच्छा, ओके, जब तक मार्गरेट थैचर जी थी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री यूके की, तब तक उन्होंने रेजिस्ट किया। आपको कुछ व्यूअर्स को याद होगा शायद कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड द ट्रबल्स। ओके, 1900s में। ट्रबल्स मतलब आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। देखिए, आयरलैंड आज दो राष्ट्रों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज स्टिल अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड सदर्न आयरलैंड जो फ्री है। तो आयरलैंड को पार्टीशन किया है इन्होंने, अंग्रेजों ने। आयरिश अंग्रेज नहीं है, आयरलैंड को अंग्रेजों ने पार्टीशन किया है। तो आयरलैंड की एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ करती थी। दे वर फाइटिंग अ वायलेंट कैंपेन टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। और ये 20वीं शताब्दी में बहुत समय तक चला। जब तक मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी तब तक ये चलता रहता था। ओके, आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। मार्गरेट थैचर एक बार एक होटल रूम में गई थी जिसके ऊपर उन्होंने एक मोटर अटैक किया था। उसके उन्होंने लॉन्च किया मोटर और वो रूम पूरा एक्सप्लोड हो गया। बट एट दैट टाइम शी वाज नॉट इन दैट रूम। तो ठीक है, तो ये सिचुएशन था। अब मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि द मोमेंट मार्गरेट थैचर गोज आउट फ्रॉम ऑफिस और जॉन मेजर आते हैं, 5 साल तक, आई थिंक लगभग 5 साल जॉन मेजर ने वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उसके बाद टोनी ब्लेयर आते हैं। द मोमेंट टोनी ब्लेयर कम्स टू पावर, द आयरिश इंसर्जेंसी इज ओवर। एंड टोनी ब्लेयर वॉज सुपर प्रो यूएस। टोनी ब्लेयर को कहा जाता था कि ही वॉज अ यूएस लैप डॉग। ओके, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स हियर। ओके, सो द मोमेंट टोनी ब्लेयर यूके के प्रधानमंत्री बन गए, तब से यूके बिकेम अ यूएस एसेट। गॉट इट।
एंड अब अभी टोनी ब्लेयर के बाद सिचुएशन देखिए यूके में, जापान जैसा सिचुएशन है। कोई प्रधानमंत्री आता है, 3 महीने रहता है, फिर जाता है। कोई नया आता है 6 महीने रहेगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, अभी किसी को याद भी नहीं 2 साल पहले कौन प्रधानमंत्री था वहां पे। ये सिचुएशन हो गया, रिवॉल्विंग डोर प्राइम मिनिस्टरशिप, जस्ट लाइक इन जापान। तो ये उन्होंने सिचुएशन कर दिया है यूके का। यूके अभी एक फुल फ्लेज्ड अमेरिकन एसेट बन गया है। दैट्स द सिचुएशन विद द यूके। उनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, व्हाटएवर, वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ये है, सो सॉवरेनिटी ये होती है। अभी कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, 5 सॉवरेन नेशंस क्यों है? यूएस क्लियरली सबका बॉस है, सॉवरेन है। रशिया, नोबडी इज रशियाज बॉस, तो रशिया भी सॉवरेन है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो वो खुद कंट्रोल करते हैं। उनके सारी टेक्नोलॉजीज उनकी है, सारे मिसाइल्स उनके हैं, सब कुछ। और उनके प्रेसिडेंट श्री पुतिन जी है, हु डजंट बाउ डाउन टू एनीबॉडी। तो रशिया डेफिनेटली सॉवरेन है। चाइना, स्टैंडिंग अप टू द यूएस, हमें वी डोंट हैव टू आंसर दैट, चाइना इज सॉवरेन। भारत इज सॉवरेन। दैट्स इंटरेस्टिंग। भारत इज सॉवरेन। भारत किसी का वसाल नहीं है। भारत के टेरिटरी पे किसी के मिलिट्री बेसेस नहीं है। कब से है भारत सॉवरेन? ये भी एक ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। हाँ, कब से है आपके? लगभग 1 दशक होगा शायद। अच्छा, बस उससे पहले किसका वसाल था? क्या पता किसका वसाल था। क्या पता। नहीं, आप सब बता ही रहे हैं, तो भाई ये तो इंटरेस्टिंग होगा जानना। देखिए, जब से यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ 89-90 के 1990 ले लीजिए, लगभग 20वीं शताब्दी में भारत और यूएसएसआर का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट था। लेकिन भारत वसाल नहीं था यूएसएसआर का। ओके क्योंकि जो मैंने सारे कंडीशंस मैप किए कि कौन से कंडीशंस है फॉर सॉवरेनिटी, वो सारे सेटिस्फाई होते थे भारत के लिए। लेकिन हम कहते थे कि हम नॉन अलाइंड है, जो सत्य नहीं था। वी वर अलाइंड विद द यूएसएसआर। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ पॉलिटिशियंस को यूएसएसआर पैसे देता था एंड सो ऑन। ऐसा मित्रों के आर्काइव्स में वो सब आया है एंड सो ऑन। फिर यूएसएसआर का ब्रेकअप हो गया, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो सोचने लगे कि भाई अब हमारे बड़ा बिग डैडी कौन बनेगा। तो फिर हमने एक वेस्टवर्ड टिल्ट लिया टुवर्ड्स द यूएस। धीरे धीरे वी स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स टू द वेस्टर्न साइड, क्योंकि हम सबसे पहले एक एंग्लोफोन कंट्री है। हमारे एलीट जो लोग होते हैं, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। सो एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश भारत के अंदर। तो वी वर वेरी कंफर्टेबल विथ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। यूएस की और टिल्ट नेचुरल था हमारा। तो नेचुरल था वो, ठीक है। तो फिर हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया विद यूएस। इसका कोई आउटपुट नहीं आया, बट व्हाटएवर। तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द यूएस। हमने अमेरिका से वेपन्स सिस्टम्स लेना शुरू किया एंड सो ऑन। तो ये सब हुआ, बट वी वर नेवर अ वसाल। Maybe there are some areas in which Bharat is compromised, perhaps, in some ways. ये बहुत possible है कि हमारे कुछ systems, institutions penetrate हो गए हैं. They are penetrated by people who are very pro-US, ऐसा कह सकते हैं. अगर हम, if we look back, now of course hindsight is 2020, ये सबको पता होता है. But जैसे कहा जाता था, मित्रों के आर्काइव्स की आपने बात करी, कि we were pretty much लीनिंग, छोड़िए, सम पीपल क्लेम कि हम लोग एक वसाल स्टेट थे रशिया के। ओके, है ना। रशिया यूज्ड टू गवर्न, क्या होना है, कैसे होना है, किसने प्रधानमंत्री बनना है, सब कुछ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, लेट्स से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सम पीपल से, आई कांट कंफर्म दैट। कई लोग कहते हैं ये अच्छी चीज थी कि एटलीस्ट रशिया वाज स्टैंडिंग विद अस, नहीं तो विद पाकिस्तान, विद चाइना, दैट हैपेंड इन 62, 65, और अमेरिका से भी निक्सन भी एंटी था, इंदिरा गांधी के एंड ऑल। तो अच्छा था, कोई तो हमारा दोस्त था। इवन इफ दे वर डंपिंग देयर मिग्स एंड व्हाटएवर हियर, एटलीस्ट कोई तो हमारे पास था। आप आज अगर इसको लुक बैक करें, क्या हम कुछ अलग कर सकते थे उस समय? क्या हमारी बहुत बड़ी गलती थी या सही था आपके हिसाब से उस दौर में? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, 20वीं शताब्दी में भारत वाज नोवेयर कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज टुडे। आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सून टू बी 3rd लार्जेस्ट। हमारे पास आज न्यूक्लियर वेपन्स है जिसको हमने डिप्लॉय किया है मोस्ट लाइकली। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो हमारे पास थी ही नहीं उस समय। उस समय वी वेर विटनेसिंग द नेहरूवियन ग्रेट ऑफ ग्रोथ, 2%, 3%। हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। हम बहुत दुर्बल थे उस समय जी, थ्रू आवर ओन फॉल्ट। हमारे लीडर्स की ही गलती थी कि हम इतने दुर्बल थे। उस समय पाकिस्तान हमसे शायद ज्यादा ताकतवर हो सकता था, क्या पता। तो सारे मिक्स जो हमारे पास थे, दैट सेव्ड अस। एंड द
लेट्स से अलायंस अगर उसको कहना चाहेंगे विद रशिया, इफ यू वांट टू कॉल इट अलायंस, दैट सेव्ड अस। क्योंकि हमने सबसे दुश्मनी कर रखी थी। हम पूरे दुनिया को लेक्चर्स देते थे, भाषण देते थे, यू नो हाउ टू, यू नो, यू शुड नॉट, फौज की जरूरत ही नहीं है, अहिंसा, ये सब चल रहा अहिंसा, लेक्चरिंग कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू डू एंड सो ऑन। तो ये सिचुएशन थी हमारी उस समय। इसके लिए यूएसएसआर ने हमें एक्चुअली हमारा लाइफ लाइन था वो उस समय। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थे टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर हमने जो रिफॉर्म्स 1991 में किए वो 1947 में किए होते तो भारत एशिया का सबसे पावरफुल देश होता था, हो सकता था। हमने वो किया ही नहीं, हमने डिलिबरेटली इकोनॉमी को सप्रेस करके रखा। दूसरी बात, हमें मल्टीपल ऑफर्स मिले थे in the 1940s and 1950s especially to become a permanent member of the UN Security Council, जो हमने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया। और नॉट ओनली रिजेक्ट किया, हमने कहा कि चाइना को लीजिए। ओके, 1962 में यूएस ने हमें ऑफर किया था न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी, जो हमने फिर से रिजेक्ट किया। ओके, 1960s में नेपाल wanted to reintegrate with India, हमने उसको रिबफ किया। हमने क्या कुछ नहीं अपॉर्चुनिटीज को ठुकरा दिया। इसलिए हम आज इस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में है आज। ओके, बट यूएस उस समय क्यों चाहता था हमें कि हमारे पास हो न्यूक्लियर? व्हाई डिड द यूएस वांट एट दैट टाइम? क्योंकि यूएस के पास थोड़ी सी दूरदर्शी थी। देखिए, वो जानते थे कि चाइना इज trying its best to become a nuclear weapons power as soon as possible. वो जानते थे। तो इंडिया बन जाए और हमारे अंडर रहे और हम कंट्रोल भी कर लेंगे, हम कंट्रोल भी कर लेंगे जी। तो कई लोग कहते हैं ये फोरसाइट थी, बहुत सही था उस टाइम पे, नॉन अलाइंड, एटलीस्ट शब्दशः नॉन अलाइंड होना, बिकॉज अदरवाइज यूएस वुड हैव कंट्रोल्ड अस द वे। नॉट नेसेसरीली, ओके, नॉट नेसेसरीली, इट डिपेंड्स कि आपका लीडरशिप किस कैलिबर का है और आप किस प्रकार से अलाइन होते हो। अगर आप सब कुछ चीजों में हाँ जो करना है कर लीजिए कहेंगे तो हम ऑब्वियसली वसाल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे कि ओके, हम आपको हमारा कोऑपरेशन चाहिए, आप हमें न्यूक्लियर वेपन्स देंगे, उसके बदले में वी विल डू दिस फॉर यू, बट वी विल नॉट गिव यू अवर सॉवरेंटी। अगर उस प्रकार का हमने एक प्रॉपर फर्म प्रिंसिपल्ड और प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया होता तो हम किसी के वसाल नहीं होते। Okay, so it depends on the quality of your leadership. All these things depend on that. Right. We'll come to the current leadership जो इस समय है, because you know हमारी जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, काफी मायनों में इनको एक ड्रीम टीम माना जाता है। यू नो, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देव हैड एंड एक लेगेसी भी रही है इनकी, वेदर इट्स द फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, ऑल वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड आज की डेट में। आप क्या देखते हैं कि अगर इस समय, पहले तो एक लीडरशिप डेफिसिट रहा, बहुत चीजें रही, अब जब ये लीडरशिप है हमारे पास, अगर अभी भी हम अगले 3-4 साल में इश्यूज नहीं सॉल्व कर पाते हैं या एक स्ट्रेंथन वाली पोजीशन पे नहीं, एक स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा? दिस इज अ वेरी प्रेशियस टाइम, 2026, 27, 28। आप कैसे देखते हैं इस टाइम को कि एवरी मोमेंट वेस्टेड राइट नाउ टू सॉल्व अ लेगेसी इशू इज अ सीरियस डैमेज टू अस? How do you see this? I see this as the passage of time, period of time that will either make India or break India. ये क्रूशियल समय है। अगले 5-10 वर्ष में जो होगा यहाँ पर, जो हम करेंगे, that will determine कि भारत फिर से राइज होगा to its historical position, जो भारत का historical position हमेशा रहा था, will we rise to that? या फिर क्या हम एक historical footnote बन जाएंगे? बिल्कुल मेक और ब्रेक वाला समय है इस समय। बिल्कुल देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप 2000 वर्ष, पिछले 2000 वर्ष का इतिहास देखेंगे, भारत हमेशा सबसे बड़ा इकोनॉमी हुआ करता था। ओके, अंटिल द 1700s एसेंशियली। तो हमारा नेचुरल पोजीशन वो है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट अगेन। अभी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में जो होगा, दैट विल डिसाइड कि हम फिर से उस पोजीशन में पहुंचेंगे या फिर पूरे नष्ट हो जाएंगे। मैं स्पेसिफिक्स में जाता हूँ, जैसे कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें। हाँ जी, मुझे याद है जब 2021 में द तालिबान टुक ओवर, तो एक तरह से लोग ऑबिचुरीज लिखने लग गए थे कि अरे इंडिया का तो अब बैंड बज गया, पाकिस्तान बहुत जश्न मना रहा था कि अरे ये हो गया, और इमरान खान को कहा जाता ना तालिबान खान और ये सब। बट हुआ क्या,
दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड अपैरेंटली। हाँ, तो मतलब वैसे तो मास्टर स्ट्रोक किसी भी चीज को कह दिया जाता है, बट दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। ये अगर हमारा अफगानिस्तान में तालिबान से अच्छा रिलेशन ना होता, एक और एंड खुला हुआ था हमारे लिए, एंड पाकिस्तान और वो अगर क्लोज आ गए होते, तो जैसे वहां पर एक चीज हुई, वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन बलूचिस्तान, राइट? आप क्या देखते हो अगले 1-2 साल में, अगर अभी नहीं हमने कुछ किया इधर, या हरकत कुछ नहीं हुई, हमने किया या नहीं हुई, तो फिर कब होगी? इससे अच्छा प्लॉट तो हमें नहीं मिलेगा ना कभी भी, कि पाकिस्तान इज ऑल्सो इकोनॉमिकली वीक। ठीक है, अमेरिका तो हमेशा ही रहेगा, अमेरिका विल ऑलवेज वांट टू यूज पाकिस्तान एज अ यूजफुल इडियट, बट पाकिस्तान भी वीक है, सेक्टेरियन वायलेंसेस भी हो रही है, तालिबान भी थोड़ा सा हमारी और फ्रेंडली है। डोंट यू थिंक नाउ इज द टाइम फॉर अस टू थिंक ऑफ समथिंग अलोंग दीज लाइंस? यहां पर कुछ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का 2021 में, तो हर कोई बोल रहा था कि दिस इज अ डिजास्टर फॉर इंडिया। मैं कह रहा था रुको, तालिबान इज गोइंग टू बी आवर फ्रेंड। आई एम ऑन द रिकॉर्ड टू से पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तालिबान एंड इंडिया आर अलाइंड। तालिबान का भारत की तरफ कोई बड़ा प्रेम नहीं है, दे डोंट लव इंडिया, बट दे रिस्पेक्ट इंडिया एंड दे नो दैट इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेचुरल अलाइज। वो जानते हैं तालिबान। एंड तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा इशू है, 150 वर्ष पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ड्यूरन लाइन वाला जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, वो पश्तून रीजन है। इट शुड नॉट बी इन पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान जो तालिबान है, दे आर पश्तून नेशनलिस्ट्स, वो छोड़ेंगे नहीं उसको। सो पाकिस्तान इज ऑलवेज गोइंग टू हैव एन एनिमी इन द तालिबान एज लॉन्ग एज द खैबर पख्तूनख्वा इज इन पाकिस्तान। ये है। अभी पाकिस्तान में सेक्टरियन इश्यूज है, वेरियस फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है एंड सो ऑन। पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत खराब है एटसेट्रा। सो क्या ये सही उचित समय है भारत के लिए टू स्ट्राइक इन सम वे, मे बी इन अलायंस विद अफगानिस्तान, मे बी इन्वॉल्व ईरान इन दैट परहैप्स इफ रिक्वायर्ड? क्या ये सही समय है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। द आंसर इज नो। आई विल टेल यू व्हाई। ओके। जब तक आशीर्वाद बड़े भाई का ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते। Okay. जब तक यूएस sees value in Pakistan remaining united and stable or at least continue to exist, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। The reason पाकिस्तान क्यों टूट नहीं गया है, क्योंकि उसका हमेशा बाहर से सपोर्ट मिलता रहा है, पहले यूएस से, फिर चाइना से, फिर वापस यूएस से। अगर पाकिस्तान टूट गया, बिखर गया, तो भारत को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? ये बहुत बड़ा इशू है यूएस के लिए। भारत हैज टू बी काउंटर बैलेंस्ड, है ना? तो फिर तो कभी भी नहीं होगा ये, जब तक यूएस का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन। मैं कहा था ना 20 वर्ष। 20 वर्ष हमें बहुत मेहनत करनी है। अगर हम 10 या 15 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गए अगले 20 वर्ष में, फिर पाकिस्तान अपने आप बिखर जाएगा। देखिए, पावर क्या होता है ना, पावर कोई पावर को डिफाइन नहीं कर सकता, जियो पॉलिटिकल पावर को, हार्ड पावर को, बट पावर इज लाइक अ प्रेशर दैट गोज आउटवर्ड्स। अगर किसी एक रीजन में अगर आप पावर बैलेंस देखेंगे, तो यू कैन पुट अ स्कोर, पावर स्कोर ऑन ईच कंट्री, एंड वन कंट्री लेट्स से उसका पावर स्कोर लेट्स से 5 है, तो उसके आसपास 1-1, 2-2 का है, तो इट विल बैलेंस इच अदर आउट। और जहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, तो वहाँ पे पावर घुस जाएगा, एंड दैट्स हाउ कंट्रीज एक्सपैंड। तो अभी पाकिस्तान का तो स्कोर बहुत छोटा है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा पावर है यूएस का। तो व्हेन इंडिया बिकम्स अ 15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा और इंडिया का ओवरऑल हार्ड पावर इतना हो जाएगा कि सब कॉन्टिनेंट में दूसरे पावर्स जो बाहर से प्रॉक्सी के थ्रू आते हैं, वो अभी उस टाइम में दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू इन्फ्लुएंस द रीजन। दैट इज व्हेन वी ब्रेक अप पाकिस्तान। इस समय हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल टेम्पररी नेशन है, बट इट इज टेम्पररी फॉर अ व्हाइल। वो अभी टूटने नहीं वाला है। दैट्स हाउ आई सी इट। आई होप आई एम रॉन्ग। ओके, आई होप आई एम रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक, जब जैसे नाउ दिस इज ट्रम्प्स लास्ट टर्म ऑब्वियसली, है ना, दूसरा टर्म है, हाँ, कांट वेट फॉर इट टू गेट ओवर। तो व्हेन ट्रम्प मूव्स आउट, हाँ, पता नहीं कौन आएगा, जेडी वैंस आएगा या डेमोक्रेट से जो आएगा, जो भी आएगा, डेमोक्रेट रिजीम अगर आती है, कोई फर्क पड़ेगा इन द स्टांस टुवर्ड्स पाकिस्तान, या एट द एंड ऑफ द डे इट्स द CIA, इट्स द बिग बॉसेस, द बिग डैडीज हु रन द शो? देखिए, यूएस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राष्ट्र है। हाँ जी। ओके, यूएसए एक डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। हाँ। और यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है। अब आप ये ना बोल दीजिएगा यूएस भी सॉवरेन नहीं है, मुझे लग रहा है फुल्ली सॉवरेन है, फुल्ली सॉवरेन है।
लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ, एक वहां पे दो पार्टीज है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। उनके फॉरेन पॉलिसी सेम होते हैं, उनका फॉरेन पॉलिसी सेम होता है, उनका मिलिट्री पॉलिसी सेम होता है। वो दोनों पार्टीज रेजिम चेंज करवाते हैं यहाँ वहाँ। उनका सिर्फ इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी डिफरेंट होता है। सो द यूएस इज अ टू पार्टी स्टेट which is one step above one party system like China or North Korea. Okay. The US is an autocracy masquerading as a democracy. Yeah. Okay? तो अगर श्री ट्रम्प जी अब 3 साल के बाद ऑब्वियसली वापस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, कोई और आएगा, मे बी वांस आएगा, मे बी कोई डेमोक्रेट आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग विल चेंज। उनका इंडिया के तरफ जो अप्रोच है वही जो है इस समय वही रहेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। ट्रम्प ऐसा इल्यूजन देता है सबको कि वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल आदमी है, बट द अप्रोच इज गोना बी अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। इट इज अ स्टेट अप्रोच, इट्स नॉट अ ट्रम्प अप्रोच। सो दैट्स वेयर वी आर। ओके, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू चाइना नाउ। जी, चाइना के साथ भी जो हमारा रिलेशन रहा है, दैट्स बीन अ क्रेजी राइड। मतलब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम लोग हमेशा नेहरू जी की मिस्टेक्स ढूंढते हैं जो रही विद रिगार्ड्स टू चाइना, और ब्लंडर्स रही, इसमें कोई वो नहीं कर सकता। बट उस व्यक्ति का जो इंटेंशन था वो था इनसे दोस्ती करना। ओके, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उनको राइस भी भिजवाई, टिबेट भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब बेवकूफियां करी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बेवकूफियां नहीं करी। अब इतना इंटेंशन दिखाने के बाद, इतना हैंड बढ़ाने के बाद चाइना ने आपको ठोका 62 में, नेचुरली करेंगे, है ना। उसके बाद अभी हमने गलवान का भी देखा था जो हुआ था 2020 में। हाउ डू यू कम क्लोज टू चाइना? हाउ डू यू एटलीस्ट हैव सम पीस विद चाइना? ये एक क्वेश्चन बनता है। जी बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करते हैं इस पर? हम कहते हैं कि चाइना हैज बिट्रेड अस मल्टीपल टाइम्स, है ना। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बिल्कुल, लेकिन आपने ये सब किया। देखिए, इट्स नॉट अबाउट दोस्ती वोस्ती एनीथिंग। ये प्लेन एंड सिंपल जियोपॉलिटिक्स है। इट्स ऑल अबाउट पावर। अगर तिब्बत में पावर वैक्यूम है, somebody has to fill it. अगर भारत फिल नहीं करना चाहता उसको, चाइना विल फिल इट। सीधी बात है, पावर इज एमोरल, इट इज नाइदर गुड नॉर बैड। द वे यू यूज इट इज गुड और बैड। सो ये तिब्बत हमने छोड़ दिया, हमने तिब्बत को चाइना के हवाले कर दिया, चाइना ने ले लिया। क्यों नहीं लेंगे? इतना बड़ा प्रांत है, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, क्यों नहीं लेंगे वो? अब तिब्बत ले लिया उन्होंने, तो 3,000 वर्ष में पहली बार भारत और चाइना के बीच में एक कॉमन बॉर्डर आ गया। तो चाइना वांटेड टू अगेन सप्रेस इंडिया, ताकि इंडिया विल नॉट इन द फ्यूचर स्टैंड अप एंड टेक बैक तिब्बत और व्हाटएवर। इसके लिए उन्होंने युद्ध किया और हमें ह्यूमिलिएट किया युद्ध में 1962 में। 67 में वो हार गए, जिसकी कोई बात नहीं करता है, जिसकी कोई बात नहीं जी। तो 62 में ये हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद चाइना ने एक पॉलिसी रखा कि वी विल ऑलवेज कीप अप्लाइंग प्रेशर ऑन भारत। किस प्रकार से? हम भारत और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर है उसको कभी डिमार्केट नहीं करेंगे, उसको हम अनडिमार्केटेड ही रखेंगे। 20, 30, 40, 50 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स करेंगे अबाउट द बॉर्डर इशू, लेकिन हम कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो चाइना का ये पॉलिसी है, कीप द इंडिया तिब्बत बॉर्डर अनडिमार्केटेड, ताकि हमेशा एम्बिग्यूटी रहे, ताकि हमेशा टेंशन रहे पेट्रोलिंग में एंड सो ऑन। अगर क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर है तो देयर इज नो टेंशन, क्योंकि कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। तो वो नहीं चाहते। सो चाइना ऑब्वियसली हमसे लगभग 4 गुना बहुत पावरफुल है, तो उनका ये एडवांटेज है, उनके पास ये बहुत बड़ा लेवरेज है ओवर अस। दे आर वे मोर पावरफुल देन अस, तो दे विल ऑब्वियसली वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर। तो ये डायनामिक है भारत और चीन के बीच में। ओके, अब क्या हम चाइना को वी कैन मेक इट क्लोजर टू अस? क्या ये पॉसिबल है? भारत और चीन एक्चुअली भाई भाई बन सकते हैं क्या इन द फ्यूचर? क्वेश्चन, राइट। भारत और चीन क्या मित्र बनेंगे किसी दिन फ्यूचर में? अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में भारत मोदी जी, मिस्टर शी जिनपिंग और श्री पुतिन जी मिले थे साथ में, फोटो ऑप हुआ था एंड सो ऑन। तो काफी अच्छा बॉडी लैंग्वेज था एंड सो ऑन। डज इट मीन कि भारत और चीन अभी वापस मित्र बनने वाले हैं? नहीं। लेट मी एक्सप्लेन क्यों नहीं। देखिए, दोस्ती इक्वल्स में होती है। अगर आपको मित्रता करनी है, you don't do it with somebody who's lower than you. You do it with somebody who's equal. सोसाइटी में भी ये होता है एक्चुअली। राइट। अभी ये चीन जो है हमसे 4 गुना ज्यादा ताकतवर है आज। उनका इकोनॉमी कितना बड़ा है हमसे, उनका मिलिट्री माइट कितना बड़ा है हमसे, उनका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितना आगे है हमसे। वो क्यों हमसे दोस्ती करेंगे? वो हमें नीचा रखेंगे हमेशा। तो अगर हम दोस्ती चाहते हैं चीन से या स्टेबिलिटी चाहते हैं, वी हैव टू ग्रो 20 वर्ष। एक सवाल इस पे आता है कि वी आर सच अ बिग मार्केट,
right? For Chinese goods, for Americans, for everyone. We are a big consumer market. इतना बड़ा देश, इतना, तो would they want to piss us off? वो चाहेंगे कि हम भारत को उंगली करें? उनका भी तो एक कमर्शियल लॉस है अगर हमारी मार्केट उनके लिए क्लोज होती है इन सर्टेन वेज। वो एक इंसेंटिव नहीं है चाइना के लिए या किसी के लिए? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, अभी इस समय सिचुएशन ये है कि चाइना और भारत ट्रेड करते हैं और चाइना एंजॉयज अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट, लगभग 100 बिलियन डॉलर, लगभग राउंड अबाउट 100 बिलियन डॉलर्स का उनके पास ट्रेड डेफिसिट है। उतना पैसा हम हर साल उनको देते हैं। तो अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में अगर मिलिट्री डेवलपमेंट्स कर रहा है, ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वी आर फंडिंग दैट, वी आर फाइनेंसिंग दैट। ओके, सो चाइना के हित में है कि ये मार्केट, ये ट्रेड चलता रहे, बट चाइना जानता है इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन। तो जब तक वो खींच सकते हैं खींचेंगे। ओके, एंड हमने हमारा पूरा मार्केट उनके लिए ओपन नहीं करके रखा है। हमने भी टैरिफ लगाए हैं ताकि वी हैव अ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर। हम चाहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जोर शोर से बढ़े और हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन जाए, जो अभी हम इतने नहीं हैं। अगर हमने हमारा मार्केट फुल्ली खोल दिया चाइना के लिए, तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पावर क्यों बनेंगे जब सब कुछ चाइना से आ रहा है? सो इसलिए इट इज नॉट दैट फिजिबल एंड द मार्केट इज नॉट दैट ओपन टू चाइना एंड इट शुड नॉट बी दैट ओपन टू चाइना। तो जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन जब टेंशन होगा तो हमें वापस ये जो ट्रेड है वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम कई चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल रेयर अर्थ्स, जो दे कंट्रोल अबाउट 90-95% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड्स सप्लाई। भारत में भी रेयर अर्थ्स है भाई, भारत में बहुत सारे रेयर अर्थ्स है, लेकिन हमने वो इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं किए जिससे हम उनको एक्सट्रैक्ट करें, रिफाइन करें और यूजफुल बनाए। तो ये हमें करना है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में। रेयर अर्थ से आपने जब बात करी, और स्पेशली चाइना की जो उस पर एक तरह से मैं कहूँ मोनोपोली ऑफ सॉर्ट्स है जी, बेसिकली, तो उसी को काउंटर चेक करने के लिए क्वाड का संगठन हुआ था। हाँ जी, है ना? एंड उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, इन सब का, जापान, इन सब का एक बैठ के इस बार होनी भी थी शायद इनकी मीटिंग। आई डोंट नो उसका क्या चल रहा है, अब थोड़ा आप बताएंगे उसका भी। बट एक तरह से वहां पे व्हेन वी आर विद यूएस, इनफैक्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट्स वगैरह में अपील भी करी हुई है अगेंस्ट चाइना, फिलीपींस के साथ मिलकर या किसके साथ, कि यू नो देव ट्राइड टू कंट्रोल द इंडो पैसिफिक एंड अदर प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स। ये कितना बड़ा एक चाइना के लिए वो है इंडो पैसिफिक रीजन एंड द मलक्का स्ट्रेट, बिकॉज वहां से उसी को इनसिक्योरिटी देखते हुए उन्होंने अपना सीपेक बनाना भी स्टार्ट किया। तो चाइना के साथ, मतलब चाइना हमें एज अ थ्रेट देख रहा है, हम कहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं चाइना को? क्या क्वाड में होना अच्छी चीज है हमारे लिए, या वो भी चाइना को इट अर्क्स द रॉन्ग वे? हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस विद रिगार्ड्स टू चाइना? हमारी कहाँ कहाँ क्या स्ट्रेटेजिक मूव्स होने चाहिए आपके हिसाब से? तो क्वाड की बात करते हैं पहले जी। देखिए, क्वाड का कंसेप्शन, जो आइडिया था, वो श्री शिंजो आबे का था, जो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक अच्छा आइडिया था उनका कि भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें हम इंडो पैसिफिक में काफी सारे काम करें। वी विल नॉट पोजीशन इट एज अ मिलिट्री अलायंस, उसको हम वेरियस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये 2007 के आसपास उनका आइडिया था, लेकिन 10-12 वर्ष तक कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ उसके ऊपर। फिर गालवान हो गया, फिर हम फुल्ली उसमें आ गए और हमने उसको पूरा एक्टिवेट किया। तो कुछ वर्ष तक क्वाड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग हो गया इन द इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, और ये काफी पावरफुल नेशन है। जापान का नेवी बहुत शक्तिशाली है, इट इज मोर पावरफुल देन इंडियन नेवी। ओके, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। इंडिया ऑब्वियसली है, और यूएस तो सबसे बड़ा राष्ट्र है। सो ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ चाइना कि ये हमें ग्रुपिंग बनाना पड़ा। अभी क्वाड का क्या स्टेटस है इज द क्वेश्चन। अभी कुछ मीटिंग होने वाला तो नहीं हुआ। अगर यूएस पाकिस्तान का ओपनली साथ लेता है, तो हाउ कैन वी बी इन अ ग्रुपिंग डोमिनेटेड बाय देम? सो अभी क्वाड इज गोइंग टू मोस्ट लाइकली धीरे धीरे एक नेचुरल डेथ डाई करेगा, और क्वाड में अभी यूएस फिलीपींस को लाएगा या कुछ नया ग्रुपिंग बनाएगा, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो ये सिचुएशन है। अभी मलाक्का स्ट्रेट की आपने बात की, ये बहुत ही वाइटल जियोग्राफिकल चोक पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत नैरो एक पैसेज है जिसके थ्रू सारा का सारा शिपिंग जाता है बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट एंड चाइना एंड वेस्ट एशिया एटसेट्रा। चाइना का जितना भी एनर्जी इंपोर्ट्स है, ईरान से आता है, सऊदी से आता है, वो सब मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आता है।
और मलाक्का स्ट्रेट को डोमिनेट कौन करता है? हम करता है, बिकॉज हमारे अंडमान आइलैंड्स वहाँ पर है और हमारे पास फुल पोटेंशियल है और फुल अपॉर्चुनिटी है टू डोमिनेट दिस जियोग्राफिकल चोक पॉइंट। दूसरा बाब अल मंदेब स्ट्रेट है जो रेड सी और इंडियन ओशन के बीच में, अरेबियन सी के बीच में है, उसको भी हम डोमिनेट कर सकते हैं बिकॉज हमारा नेवल कैपेबिलिटीज है। और तीसरा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके जो पर्शिया ईरान वाला है, जो गल्फ, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में जो है, उसको भी हम डोमिनेट कर सकते हैं। सो हम समझते नहीं है कि हमारे पास कितना अच्छा गॉड गिफ्टेड जियोग्राफिकल लोकेशन है। वी डोमिनेट द इंडियन ओशन रीजन और हमारा पूरा इंडियन पेनिनसुला, साउथ इंडियन पेनिनसुला पूरा जाता है ऑलमोस्ट टू द इक्वेटर। ऑल वी हैव टू डू इज डेवलप अ पावरफुल नेवी और हम पूरे इस रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी इसमें काम हो रहा है। अभी हम लगभग 50 नेवल वॉरशिप्स को अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सी, हर चीज गवर्नमेंट बुरा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट स्टफ, अच्छा प्रोग्रेस कर रही है इन द राइट डायरेक्शन। तो ये है। तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, मलाक्का इज वन थिंग, बट मेनली इट्स हैज टू बी नेवल। अगर हम नेवी को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे तो वी कैन थ्रू आवर एक्शंस इन द इंडियन ओशन मेक देम बिहेव इन द हिमालयस। राइट, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर चाइना का जो एनर्जी सप्लाई है, जो ट्रेड है, उसको हम चोक कर देंगे, इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर चाइना। दे हैव टू बिहेव। लेकिन उसके सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या है? अगर हमने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉकेड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो चाइनीज सप्लाई बंद हो गया, उनका जो ऑयल का सप्लाई है और जो सारा ट्रेड चलता है वो, इट विल ऑल्सो अफेक्ट जापान, साउथ कोरिया, एवरीबडी एल्स। वो तो बहुत दुखी होंगे हमसे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा वो। राइट, सो इट्स नॉट दैट इजी कि हम ब्लॉकेड कर देंगे, हो गया, इंटरकनेक्टेड। या आप जैसे बता रहे थे ना, यू टॉकिंग अबाउट द वाटर्स जी, एंड आपने बताया जो हमारे पास लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अलग अलग जगह पे। व्हाट अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी? जी, मुझे याद आता है वो समय जब पहलगाम होके हटा था, हम लोग टीवी पे और सब जगह पे बात कर रहे थे कि वन ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स कैन बी कि भाई पानी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है। तो तब भी कई लोग आए थे, अरे वर्ल्ड बैंक क्या कहेगा, अरे ये क्या कहेगा, बट हमने करा फाइनली, उसको अबेयंस में डाला। क्या क्या ऐसे हमारे पास लेवरेजेस हैं? और इंडस वाटर ट्रीटी पे भी उसके बाद उस पर कोई बात नहीं हो रही आजकल, तो उस पर चल क्या रहा है एग्जैक्टली? पानी की प्रॉब्लम हो रही है वहां पाकिस्तान में, नहीं हो रही है? वेयर इज दिस गोइंग राइट नाउ? थोड़ा सा इस पे आप बताएं हमें। जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो लगभग 1960 के आसपास बना था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने उसको ब्रोकर किया था और हमने 80% लगभग ये जो पानी है पाकिस्तान को दे दिया। क्यों ऐसा किया? द मोस्ट अनइक्वल ट्रीटी इन ह्यूमन हिस्ट्री मोस्ट लाइकली। अगर आप किसी से युद्ध हारते हो तो भी इतना बुरा ट्रीटी नहीं होता आपके ऊपर, इतना गंदा ट्रीटी था वो। और उसको हमने इतने साल, दशकों तक चलाए रखा। अभी फाइनली उसको हमने वी वॉक्ड अवे फ्रॉम इट। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज इट्स अ ट्रीटी, हमने साइन किया है। अरे भैया, मेनी नेशंस हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम ट्रीटीज दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। ऑब्वियसली यूएस ने ईरान के साथ जो JCPOA किया था, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, द ईरान न्यूक्लियर डील, द यूएस यूनिलैटरली वॉक्ड अवे फ्रॉम इट। चाइना ने यूके के साथ जो ट्रीटी किया था फॉर हांगकांग, वन नेशन टू सिस्टम्स, दे वॉक्ड अवे फ्रॉम इट यूनिलैटरली। सो इफ यू हैव पावर यू कैन डू इट। तो हमने फाइनली अपने पावर को यूटिलाइज किया कि वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट। उसके बाद क्या हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी का? देखिए, अगर अब हमने कहा कि अब हम ये पानी यूज करेंगे तो आपके पास वो यूज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये सब पानी पाकिस्तान में बह रहा है और हमें वो चाहिए, तो हमें उसके लिए डैम्स चाहिए, हमें कैनाल्स चाहिए, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और है, एक्चुअली बन रहा है। ओके, वी हैव कैनाल सिस्टम्स दैट कैन टेक द वाटर ऑल द वे टू राजस्थान। और हम किशनगंगा पे अलग अलग नदियों पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। 3-4 साल में मोस्टली सब हो जाएंगे। तो अभी एग्जैक्टली हमने क्या किया है और कितना पानी पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमने कई रिपोर्ट देखे थे कुछ समय तक सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान में झेलम पूरी ड्राई हो गई है एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है मुझे भी पता नहीं है कि आज के दिन इस समय हमने क्या वो बंद करके रखा है या नहीं करके रखा है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन डेफिनेटली वी आर पुटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस ताकि सारा का सारा और मेजॉरिटी ऑफ द पानी हम उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हमारे बहुत सारे रीजन जहाँ पे पानी की जरूरत है। पंजाब बिल्कुल। इस पे आपको याद होगा उस समय एक स्टेटमेंट आई थी, आसिम मुनीर की आई थी या वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर की आई थी कि अगर ये डैम वैम बनाएंगे हम उसको उड़ा देंगे, हमारा अगला टारगेट होगा इनके डैम अगर हमारा पानी ये रोकते हैं। आई थिंक बिलावल भुट्टो का भी कोई ऐसे टाइप की स्टेटमेंट आई थी या कुछ आया था। बट ये स्टेटमेंट इधर आनी बंद हो गई है। उस समय एक अर्जेंसी थी पानी की उनको लेकर के।
कुछ ऐसे टाइप का अगर हम बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक हो सकता है पॉसिबली पाकिस्तान द्वारा? हो तो सकता है, बट इट विल बी सुसाइड। अगर आप डैम को अटैक करते हो और बहुत बड़ा फ्लडिंग का सिचुएशन करते हो जिसमें बहुत सारी जानें जाएंगी, दैट इज अ क्लियर एक्ट ऑफ वॉर। अगर कोई देश दूसरे देश का डैम उड़ाता है, दैट इज वॉर, सिंपल। वी कैन वाइप द कंट्री आउट फॉर दैट। उनका कहना है, आप उनके तक के स्टेटमेंट में बता रहा हूं कि आप अगर एक कंट्री का पानी रोकते हो, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, बोलो। तो बोलने का तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई, बट मेरा ये कहना है, इफ पाकिस्तान क्रॉसेस अ लाइन नाउ, इंडिया कम्स अप विद एन ऑपरेशन इवन बिगर देन ऑपरेशन सिंदूर, मान लीजिए, क्या होगी ऐसे में भूमिका यूएस वगैरह की? वो रोक लेंगे, फिर हमें लिमिटेड ही होगा ऑपरेशन, कैसे होगा फिर द नेक्स्ट टाइम? सो लेट्स से फिर से कुछ हो गया, फिर से कुछ हो गया, पाकिस्तान ने कुछ प्रोवोक किया हमें और हमने वापस मिलिट्री एक्शन शुरू किया, तो किस प्रकार का मिलिट्री एक्शन पहले करेंगे हम? दैट्स अ क्वेश्चन। पहला काम देखिए, जो 3 दिन का युद्ध हुआ था उसमें कुछ चीजें काफी स्पष्ट हो गई। पहली बात, हमारा जो एयर डिफेंस है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने दुनिया भर के ड्रोन्स डाले, मिसाइल्स डाले, पता नहीं क्या क्या डाला, हमने सब कुछ शूट डाउन कर दिया। भारत का कोई एयरबेस हिट नहीं हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस प्रूव इट। ओके, हमारा जो आकाश सिस्टम है और जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो थोड़ा सा जुगाड़ू एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, फिर भी इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैटल टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम, बेटर देन इजराइल्स आयरन डोम। ओके, क्लियर एज ऑफ टुडे ये सिचुएशन है, और ऑब्वियसली वी आर वर्किंग फर्दर ऑन दैट। सो पहली बात स्पष्ट हो गई कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आउटस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी शुड फर्दर इंप्रूव इट। अब हम अगर युद्ध होता है तो हमारे पास ये कवच है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होगी कि वी विल यूज सिमिलर टैक्टिक्स टू वाइप आउट पाकिस्तानी एयर बेसेस। आपको पूरे के पूरे एयरबेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपके उनके रनवेज को डिस्ट्रॉय डैमेज करना है ताकि उनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सके, और डैमेज करते रहो एवरी 3-4 आवर्स ताकि वो रिपेयर नहीं कर पाए। देन वी कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, वी कैन इवन टेक टेरिटरी। एंड ये जो हमेशा आता है दिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल थिंग, जी कि भाई है तो ये न्यूक्लियर स्टेट, चला देंगे न्यूक्लियर हम। आसिम मुनीर ने या किसने अमेरिका की सॉइल से बात बोली है कि वी कैन न्यूक्लियर इज एन ऑप्शन अगेंस्ट इंडिया। उस पे क्या है सच्चाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वरी अबाउट दिस कि भाई कल को अगर न्यूक्लियर चल गया तो वो तो चलो मरेंगे बाद में, उनको वील वाइप देम ऑफ, बट हमारे भी करोड़ों लोग मर सकते हैं। उस पे क्या है सच्चाई जो है? जी, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत समय से चल रहा है, और वो कहते थे कि आप भाई कुछ भी करोगे हमें, वी विल न्यूक यू। तो ऑपरेशन सिंदूर में वी कॉल्ड देयर न्यूक्लियर ब्लफ। हमने कितना डैमेज किया उनको, वो तो भीख मांगते हुए यूएस के पास गए। दे डिड नॉट इवन थ्रेटन एट दैट टाइम न्यूक्लियर ऑप्शन। हमने उनका किराना हिल्स बेस पे अटैक किया जहाँ पे वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को स्टोर करते हैं। तो वी शोड देम वी नो वेर यू आर हाइडिंग थिंग्स, और हमने दिखाया कि वी आर नॉट वरीड अबाउट योर न्यूक्लियर ऑप्शन इन न्यूक्लियर ब्लफ। देखिए, मोस्ट लाइकली सिचुएशन क्या है, देखिए हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस नहीं है कि दे कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। उनके साइंटिस्ट का क्वालिटी कुछ नहीं है, इंजीनियर्स का क्वालिटी कुछ नहीं है। मोस्ट लाइकली जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दे आर फॉरेन न्यूक्लियर वेपन्स। मोस्ट लाइकली अमेरिकन और चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स, मोस्ट लाइकली अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। मैं कहता हूँ किसी के भी हों, किसी के भी, हाँ, बट अगर उसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल कौन कर रहा है? एग्जैक्टली, हु कंट्रोल्स इट। अगर पाकिस्तान गुस्सा में आ गया और बोला कि हम न्यूक करेंगे आपको, उनको किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, देन दैट मास्टर वो डिसाइड करेगा कि क्या हम चाहते हैं न्यूक्लियर एक्सचेंज यहाँ पे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्योंकि न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ तो एक चीज तो डेफिनेटली होनी ही है, जो पाकिस्तान वाइप आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली भारत में पोटेंशियली कुछ डैमेज हो सकता है। पोटेंशियली मतलब अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी उड़ा सके, नष्ट कर सके, तो मे बी वी विल टेक नो डैमेज, बट वी हैव टू अज्यूम डैमेज होगा। तो कितना डैमेज हमारे लिए टॉलरेबल है, दैट्स द क्वेश्चन। एक्चुअली नो डैमेज इज टॉलरेबल, actually no damage tolerable. So that comes about balancing nuclear red lines, balancing and all that. मेरे हिसाब से we can do significant damage to Pakistan without crossing a nuclear threshold. Obviously, I am not as informed as the government of India और जो हमारे experts हैं। मैं यहाँ से बैठकर, बाहर से बैठकर आपको बोल रहा हूँ कि we can do significant damage to Pakistan before the nuclear option becomes a thing on the table.
सो दैट ब्रिंग्स अस टू रशिया. जी. रशिया से हमारी इक्वेशन, वी डिस्कस चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस. Russia has been, as they've said, our time-tested ally and all of this. जी हाँ. Tricky चीज ये हो जाती है that Russia is also close to China. Indeed. जी हाँ. और China is close to Pakistan. Right. तो अब रशिया इंडिया के कितने काम आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन बनता है. एंड हम कितना रशिया की ओर रहें, दैट इज द बिग क्वेश्चन. आवर रोल इन द रशिया यूक्रेन थिंग ऑल्सो, व्हाट कैन वी डू देयर? या सो क्या सिचुएशन है जी. देखिए, पहली बात यह है कि अगर हम रशिया से ज्यादा क्लोज हुए तो क्या यूएस नाराज हो जाएगा? वो अब क्वेश्चन रहा ही नहीं है, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी फुल्ली पाकिस्तान को एम्ब्रेस किया है. सो दे हैव नो राइट टू टेल अस नाउ कि आप ये करो, ये मत करो, वो मत करो. दूसरी बात हमें सोचनी है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. ओके, चाइना और पाकिस्तान का कुछ क्लोजनेस है, इवन दो पाकिस्तान इज नाउ फुल्ली यूएस वसाल. फिर भी यूएस एंड चाइना अग्री अबाउट इंडिया, दैट्स व्हाई देयर इज सम कोऑपरेशन विद पाकिस्तान. अभी रशिया का क्या सिचुएशन है? रशिया कहता है कि दे आर अवर टाइम इंटरेस्टेड फ्रेंड. वो बात सच है. ओके, लेकिन रशिया आज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक. ओके, अभी हमें इसको समझने के लिए रशिया और चाइना का हिस्ट्री देखना पड़ेगा. उनका कैसा रिलेशनशिप रहा है हिस्टोरिकली. देखिए, जब तक स्टालिन जीवित थे तब तक माओ त्से-तुंग का चाइना बहुत अच्छा मित्र था यूएसएसआर का. फिर स्टालिन जी का देहांत हो गया और फिर माओ नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड क्रुश्चेव एंड अदर पीपल हु केम आफ्टर स्टालिन. ओके, और फिर क्या हुआ कि चाइना वाज क्लेमिंग रशियन टेरिटरी एंड ऑल दैट इन द फार ईस्ट मंचूरिया रीजन एंड ऑल दैट. तो चाइना और रशिया के बीच में 1969 में या 1960s में ऑलमोस्ट युद्ध हो गया. Hundreds of soldiers died on both sides, एक आइलैंड के लिए. और उस कारण यूएसएसआर ने डिसाइड किया वी विल न्यूक चाइना. ओके, और ये बात यूएस को मालूम पड़ गई, तो यूएस ने उनको धमकी दी कि अगर आपने चाइना को न्यूक किया तो हम आपको न्यूक करेंगे. तो यूएस सेव्ड चाइना, इसलिए चाइना फिर यूएस ऑर्बिट में आ गया. और उनका कितना दे बेनिफिटेड सो मच फ्रॉम दैट. ओके, सो चाइना और रशिया बहुत बड़े राष्ट्र है, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है. और जियोपॉलिटिक्स में क्लियर रूल है, दो पावरफुल नेशंस अगर है विद अ कॉमन बॉर्डर, दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स. नेवर 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 बी फ्रेंड्स. रशिया ने चाइना के डायरेक्शन में बैलिस्टिक मिसाइल्स पॉइंट करके रखे हैं. ओके, इस्कंदर मिसाइल्स. और चाइना ने भी ऑब्वियसली न्यूक्लियर मिसाइल्स पॉइंट किए होंगे टुवर्ड्स मॉस्को. ये जो अभी जो अरेंजमेंट है रशिया और चाइना के बीच में, इट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट. चाइना एंड रशिया आर लॉन्ग टर्म एडवर्सरीज, लिख के ले लीजिए. अभी कुछ 1-2 साल पहले चाइना ने कुछ नए मैप्स डाले थे. अच्छा, अब हम जानते हैं कि वो मैप्स निकालते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ नाम चेंज करके रखते. दे डिड दैट टू रशिया. ओके, सो वो वही गेम खेल रहे विद रशिया. सो रशिया एंड चाइना डोंट ट्रस्ट ईच अदर. रशिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना. रशिया अभी इस समय डिपेंडेंट है ऑन चाइना बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. लेकिन रशिया और चाइना लॉन्ग टर्म दुश्मन ही है, एडवर्सरीज ही है. सो अभी नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, what will Russia want from its relationship with India? With India, Russia I was just coming to that. Yeah, Russia चाहेगा logically, using these logic of strategy, Russia ये चाहेगा कि India should grow and become more powerful. अगर ऐसा होगा तो चाइना विल कम अंडर मोर प्रेशर और रशिया के ऊपर प्रेशर ईज होगा और रशिया एंड इंडिया विल बी एबल टू इंटीग्रेट मोर इन वेरियस वेज, कोऑपरेट मोर इन वेरियस वेज. तो अगर इंडिया ग्रो होता है, मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, दैट इज टू द एडवांटेज ऑफ रशिया. तो रशिया विल डू एवरीथिंग इट विल टेक टू मेक इंडिया मोर पावरफुल. राइट. So that is the long term relationship between India and Russia. देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कोई मेजर इरिटेटिंग फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा. There is nothing major that makes the two nations dislike each other. छोटी छोटी बातें इधर उधर हर किसी के बीच में होती है. यूएस और कनाडा के बीच में भी होती है. ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज दोज लिटिल इश्यूज. किसी फैमिली में भी होती है. इसमें क्या है? राइट. जब से ये यूक्रेन वाली चीज हुई ना, रशिया यूक्रेन थिंग 2022, तब से एक थोड़ा सा
लोगों को लगा कि कहीं स्ट्रेन ना हो ये रिलेशनशिप, बिकॉज इंडिया कहीं मॉरल हाई ग्राउंड ना ले कि भाई यूक्रेन पे रशिया इज द अग्रेसर एंड यू नो all of that. And American senators have also sermonized to India that, you know, how can they talk about being a democracy when they are buying oil. वो एक अलग बात है कि रिफाइंड तेल यूएस ही ले रहा है घुमा करके इंडिया से. तो यूक्रेन वाली चीज पे इंडिया का क्या रुख होना चाहिए? हाउ शुड दे नेविगेट दिस सिचुएशन एंड वेयर डू यू सी दिस एंडिंग, दिस रशिया यूक्रेन थिंग, ये जा कहाँ रही है आपके हिसाब से? So पहले how will this end? देखिए, I don't know when it will end. Maybe in 2026, maybe 2035. We don't know. Okay, it will end on Russia's terms. It will end with the partition of Ukraine. ये तो होना ही है. Russia is too powerful. Ukraine सिर्फ एक proxy है. देखिए, यूएस ने ये पूरा सिचुएशन ऐसा बनाया कि रशिया वाज फोर्स्ड टू टेक एक्शन. रशिया को एक्चुअली ये एक्शन 2014 में लेना चाहिए था, when the Americans did a coup in Ukraine. जो डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यूक्रेन की, उसको उन्होंने हटाया. और सो द रशियन शुड हैव डन इट एट दैट टाइम, बट पुतिन वाज टू लेट. सो उन्होंने 2022 में शुरू किया ये ऑपरेशन. एंड इंडिया हैज स्टेडफास्टली सेड दैट, यू नो, वी विल नॉट टेक साइड्स ऑन दिस एंड वी विल बाय रशियन ऑयल. देखिए, ये दिस इज नॉट द एज ऑफ मॉरलाइजेशन, sermonizing people and so on. We will act on our national interest. And Russia and India have a great relationship. Ukraine को we will say that, you know what, it should end peacefully, negotiate कर लीजिए and so on. But we know who are our friends, who are not our friends. हम clearly जानते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट है आज की भारत में, it is the first government I have seen that is prioritizing national interest first before everything else. Okay, principles, morals, ethics, ये सब छोड़ो. The first principle is national interest. The highest morality is national interest. So we are working with Russia on that. We are buying oil and so on. अभी यूक्रेन will end whenever it ends. देखिए, अभी यूक्रेन में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है. ओके, लाइंस जो मैप के ऊपर है, रशियन लाइंस एंड यूक्रेनियन लाइंस ज़्यादा मूव नहीं हो रही है. तो रशिया इतना ताकतवर देश है, इतना पावरफुल देश है, उसने यूक्रेन को क्यों नहीं एक हफ्ते के अंदर ले लिया? क्यों नहीं ले लिया? ये प्रश्न उठता है. क्या हो रहा है? देखिए, the longer the Ukraine war lasts, the more the West is drained. अगर यूक्रेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र होता जो अपने रिसोर्सेज के बल पर युद्ध लड़ता, तो 3 दिन में युद्ध खत्म होता. यूक्रेन आज क्यों खड़ा है और व्हाई इज इट फाइटिंग? इट इज गेटिंग आर्म्स, एम्यूनिशन, म्यूनिशंस, ट्रेनिंग, सप्लाईज, व्हाटएवर फ्रॉम द वेस्ट. द लॉन्गर दिस लास्ट्स, द मोर द वेस्ट इज ड्रेन्ड. रशिया के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. उनका टेरिटरी देखिए, जो चाहिए मिलता है उनके देश में. और ये इस युद्ध के कारण उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो बढ़ रहा है. इट इज एक्चुअली बिकमिंग मोर रोबस्ट. इट इज गुड फॉर रशिया. उनका इकोनॉमी भी एक्चुअली ग्रो हुआ है जीडीपी वाइज. सो दिस वॉर हैज नॉट बीन दैट बैड फॉर रशिया. पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, सोल्जर्स एंड ऑल. दैट इज अ होल डिफरेंट ट्रैजिक साइड ऑफ दिस वॉर, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर. सो द लॉन्गर द वॉर लास्ट्स, द मोर the Europeans are drained, क्योंकि अमेरिका अभी कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है यूक्रेन को. दे आर फोर्सिंग द यूरोपियंस टू सप्लाई यूक्रेन विद फंड्स, आर्म्स, एम्यूनिशन एंड सो ऑन. तो यूरोप अभी अच्छे इकोनॉमिक पोजीशन में नहीं है. मल्टीपल इकोनॉमीज हैव गॉन इनटू रिसेशन इन यूरोप. सो द लॉन्गर दिस लास्ट, द मोर देयर इज अ ड्रेन ऑन यूरोप. सो इट्स गुड फॉर रशिया. इसलिए रशिया हैज केप्ट द वॉर गोइंग. कीप इट गोइंग. ओके. पुतिन, ही इज हैप्पी टू take it until 2035 if required. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इंडिया के लिए बीच में कहा जा रहा था, आई रिमेंबर 2022 के आसपास, कि इंडिया थोड़ा थोड़ा अब यूएस की ओर, यू नो, इट स्टार्टेड टिल्टिंग, वेपन्स भी ले रहा था बीच में यूएस से एंड ऑल. क्या जो अभी हुआ पिछले 1 आध साल में, उसके बाद इट्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट इंडिया इज इन द रशियन ऑर्डर, आई वुड से रशिया की तरफ है, रशिया के साथ एक एलाई है. दिस नॉन अलाइंड थिंग, इज इट? I honestly think पहले भी ये एग्जिस्ट करती नहीं थी, बट अब ये बिल्कुल ही डेड एंड बरीड है, या आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, फॉर द पास्ट डेकेड प्लस इंडिया हैज नॉट बीन नॉन अलाइंड. नॉन अलाइनमेंट इज डेड एंड बरीड. इंडिया का पॉलिसी रहा है मल्टी अलाइनमेंट. हम हर किसी से मित्रता करेंगे. वेरेवर देयर इज रूम फॉर कोऑपरेशन, वी विल कोऑपरेट. हम सबके मित्र हैं. लेट अस ट्रेड, लेट अस डू एवरीथिंग विद एवरीबॉडी. दैट्स कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट. हम नॉन अलाइंड नहीं है. अभी सिचुएशन ये है कि भारत यूएस से आर्म्स या एयरक्राफ्ट कुछ जगहों पे उन्होंने इंजन सप्लाई भी नहीं करे. हाँ, देखिए टाइम पे, देखिए ब्लैकमेल देखिए. हाँ. तो अनरिलायबल वी कांट रिलाई ऑन देम टोटली. बहुत क्लियर हो गया. सो इंडिया इज नॉट बीइंग प्रो रशिया इस समय. प्रो रशिया नहीं हो रहा इंडिया. इंडिया इज काइंड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिका का सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट अमेरिका, दे आर नॉट रिलायबल, हमें देंगे लेकिन फिर दे विल विथहोल्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, सो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द अमेरिकans. So India is now coming away from the alignment or the tilt towards the US. तो अभी इंडिया सीधा खड़ा हो रहा है. That's where we are. So we are not aligned here, there, wherever. We are a completely sovereign nation. हम यहाँ वहाँ aligned नहीं है. We have multiple partnerships. और जहाँ पर भी scope for a constructive partnership है, even with the US, we will do it. But issue-based cooperation, not blanket cooperation, not a treaty of alliance or whatever. ऐसा हम नहीं करेंगे. तो व्हेन इंडिया कीप्स सेइंग कि भाई ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात होती है, ग्लोबल साउथ की बात होती है, एंड जब मैं ग्लोबल साउथ की बात करता हूँ आई ऑल्सो इंक्लूड जो आसपास की भी कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश तो अभी हॉस्टाइल ही चल रहा है जी. इंडिया की इनकी और क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, एंड कैन दिस ये जो ग्लोबल साउथ की बात करी जा रही है ये एक तीसरा फ्रंट आप देखते हैं एंड इंडिया को लीड करते हुए देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? कई जगहों में मैं पढ़ता हूँ चाइना ऑल्सो सेज कि हम भी एक इतना डेवलप होने के बाद भी चाइना अपने को अंडर डेवलप्ड और ये सब बताता है. तो हाउ डू यू सी दिस ग्लोबल साउथ एंड इंडिया नेविगेटिंग थ्रू दिस? जी देखिए, ग्लोबल साउथ इज नॉट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव, ग्लोबल साउथ इतना महत्वपूर्ण नहीं है. क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि जो राष्ट्र है पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, उनके पास कोई पावर नहीं है. अफ्रीकन नेशंस, उनके पास कौन सा पावर है? उनके पास टेरिटरी है, रिसोर्सेज है जो यूरोप और चाइना एक्सप्लोर करता है. उनके पास कोई पावर नहीं है. बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस में कोई पपेट डिक्टेटर बिठा के रखा है वेस्ट ने. अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग डिक्टेटरशिप्स है हु सर्व द वेस्ट. तो द अफ्रीकन नेशंस, उनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है. द ओनली पावर दे हैव इज वोटिंग पावर इन द यूएन. ओके, दैट कैन बी यूजफुल. वो काम आ सकता है हमारे. तो वी हैव एक्सेलेंट रिलेशन. हमारे भारत के अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है. 2023 में जब G20 समिट हुआ था भारत में, दिल्ली में ही तब भारत ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव किया था. वी ब्रॉट द अफ्रीकन यूनियन इनटू द G20. इसके पहले किसी ने ये काम नहीं किया था. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच जो हमें गुडविल देगा. और जब किसी दिन वोटिंग की जरूरत पड़ी यूएन में व्हाटएवर, शायद कुछ वोट मिल जाए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो दैट इज ग्लोबल साउथ. दूसरी बात है कि अफ्रीका में बहुत रिसोर्सेज है. अगर हम म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सके विथ वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज, तो हमारे वो हित में है. तो हमें डेफिनेटली वो एक्सप्लोर करना चाहिए. ऑलरेडी हम कुछ कुछ कर रहे हैं, वी शुड डेफिनेटली डू मोर. तो दैट इज वेयर द ग्लोबल साउथ lies. It is वो एक पावरफुल कोalition या ब्लॉक नहीं है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वीक कंट्रीज. सो यू टॉक्ड अबाउट अफ्रीका. जी. अब जो एक और जगह रहती है भारत के रिलेशंस से और जहाँ पे भी हमेशा एक टर्बुलेंस रहती है, दैट इज द मिडल ईस्ट. जी हाँ. मिडल ईस्ट में एंड इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड द मिडल ईस्ट इन जनरल, जो हमारे रिलेशंस रहे हैं विद सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ऑल दीज, हाउ डू यू सी दैट कमिंग राइट नाउ? बिकॉज हमेशा से ये बात कही जाती थी ना, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे ये लोग या नहीं होंगे. आज कैसा है ये पूरा मिडल ईस्ट विद इंडिया? जी, मिडल ईस्ट में देखिए कई राष्ट्र है, एज वी नो. एक तो ईरान है, हमारा नेबर. 5000 वर्ष तक हमारा नेबर था, अभी टेम्पोररीली नेबर नहीं है. सो ईरान है. गल्फ नेशंस लाइक यूएई, ओमान, कतर, बहरीन एटसेट्रा. लॉट ऑफ इंडियंस वर्क देयर. जी बिल्कुल, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे. फिर सऊदी अरब है, वेरी लार्ज नेशन. और फिर वी आर टॉकिंग अबाउट सीरिया एंड इजराइल एंड जॉर्डन. ये सारे मेनली राष्ट्र है मिडिल ईस्ट में. मोदी जी ने बहुत अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं विद वेरियस मोनार्कीज, जो यहाँ के जो अलग अलग राजा है उनके साथ. फॉर एग्जाम्पल भारत और सऊदी अरब के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना है. भारत और यूएई के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना है. मोदी जी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो पहली बार पूरे इतिहास में इजराइल गए थे. नेतन्याहू जी से मिले थे, कई साल पहले की बात है. तो हमने बहुत काम किया है टू एस्टैब्लिश वेरी पॉजिटिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स विद अलग अलग नेशंस. अभी हमें समझना है कि मिडिल ईस्ट क्या चाहता है. ओके, सबसे पहली बात है कि अगर आप सऊदी अरब को देखें, जिनके डी फैक्टो रूलर है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो चाहते हैं स्टेबिलिटी इस रीजन में. अगर आप यूएई को देखेंगे, दे वांट स्टेबिलिटी. वो चाहते हैं कि वो ट्रेड करे,
वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाए, और लोगों को इन्वेस्ट करने को खुल भी रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज को भी त्याग रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल है ना? हाँ, बहुत ज्यादा स्लाइटली डिफरेंट, बट इवन सऊदी, मोहम्मद बिन सलमान, बहुत चीज है, बहुत अनबिलीवेबल है। कौन सोच सकता था ये बात? अनइमेजिनेबल ना 10-15 वर्ष पहले। तो काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक शैडो है, द शैडो ऑफ द बिगेस्ट पावर, यूएस। क्योंकि हिस्टोरिकली द यूएस हैज बीन द नेशन जिन्होंने इस पूरे रीजन को कंट्रोल किया है। उसका इतिहास लंबा इतिहास है, विल नॉट गो इनटू दैट, बट द मेजर पावर इन द रीजन इज एक्चुअली वंस अगेन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनका सबसे क्लोज मित्र है इजराइल, जिसको आपने सॉवरन कहा है, जो सॉवरन। हाँ, मैं तब ये बात छोड़ दी थी ताकि आप इस पे यहाँ पर पूरा बटरेस करें, बिकॉज सम पीपल सी Israel as US's vassal, और some people even say the other way. हाँ, तो जरा इस पे भी साथ में just bind that when we are talking of Middle East. Yes. So Israel definitely बहुत dependent है on external support for its strength. Israel बहुत ताकतवर शक्तिशाली राष्ट्र है। उसका उनकी ताकत का एक कंपोनेंट है उनका न्यूक्लियर डिटरेंट, जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डिटरेंट है, लेकिन हर कोई जानता है कि दे हैव मे बी 100 रफली न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और उनका एक सैमसन ऑप्शन नाम का एक पॉलिसी है कि अगर इजराइल इज अंडर थ्रेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीबॉडी इन द नेबरहुड, सबको नष्ट कर देंगे। अलेजिडली उनके पास एक लिस्ट है ऑफ प्लेसेस टू बी डिस्ट्रॉयड, ओके, और उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड सब कुछ है। सो दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ इजराइल स्ट्रेंथ एंड सॉवरेंटी। दूसरा, उनका जो टेरिटरी है, दे कंप्लीटली कंट्रोल इट, nobody controls it, ठीक है। और सबसे बड़ा उनका जो स्ट्रेंथ है, दैट इज दैट पार्टनरशिप विद द यूएस। यूएस जो है, इट डजंट मैटर कि यूएस में कौन प्रेसिडेंट है, ओके, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट या डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, डजंट मैटर। कभी कभी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट होता है लाइक ओबामा, जिसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है विद नेतन्याहू, फिर भी दे विल सपोर्ट इजराइल। तो यूएस ने एक पॉलिसी बना के रखा है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट द कॉजेज आर बिहाइंड इट, बट दे हैव अ पॉलिसी दैट दे विल गिव 100% अनकंडीशनल सपोर्ट टू इजराइल। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा कवच है कि कुछ भी हो जाए, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट दैट वी कमांड फ्रॉम द यूएस एंड विद फ्रॉम बाय एक्सटेंशन द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये दिस मेक्स इजराइल, सम वुड से डिपेंडेंट, बट सम वुड से एक्चुअली इंडिपेंडेंट। हाउ इज इट इंडिपेंडेंट देन? बिकॉज ये तो एक थोड़ी थोड़ी आपकी जो डेफिनेशन एक वसाल स्टेट की ओर चलती जा रही है कि भाई यूएस एक इतना बड़ा मुल्क आपको कंट्रोल नहीं आपके हिसाब से कर रहा है, बट आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो जब पूरा सपोर्ट दे रहा है तो कहा जाता है ना भाई, जो जिसको सपोर्ट दे रहा है ऐसे ही तो दे नहीं रहा है। देखिए, सपोर्ट अनकंडीशनल है। अगर कंडीशंस होते सपोर्ट के ऊपर, हाँ, तो प्रॉब्लम होता। अनकंडीशनल क्यों है ये? आई एम नॉट क्वाइट श्योर इसका इतिहास क्या है, वेयर डज इट गो बैक। देखिए, यूएस में बहुत सारे प्रोमिनेंट जूइश लोग हैं, वेरी वेल्दी जूइश लोग। अगर आप 1920s और 1930s की बात करेंगे, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी का पॉपुलेशन देखेंगे उस समय का, अबाउट 30% वर जूइश, 30%। ओके। एंड जूइश पीपल आर वेरी वेल्दी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे राइज टू वेरी प्रोमिनेंट पोजीशंस ऑफ पावर। तो बहुत सारे जूइश लोग हैं हु आर वेरी वेल्दी और जो बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में है इन द यूएस, एंड दे आर ऑब्वियसली aligned with Israel, which is the spiritual homeland of the Jewish people. That is one factor potentially कि क्यों यूएस इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। अगर आपका सपोर्ट कंडीशनल है कि मैं आपको ये दूंगा लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा मेरे लिए, तो वो आपका वसाल हो गया, इफ यू आर मोर पावरफुल। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, देयर आर नो कंडीशंस। अगर कंडीशंस कल आ गए तो मैं नहीं कहूंगा कि इजराइल इज फुल्ली सॉवरेन। ओके। तो एक जो बात कही जाती है अक्सर कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो रह नहीं पाता प्रेसिडेंट ज्यादा टाइम, इफ गॉड फॉरबिड उनकी एंटी जूइश पॉलिसी हो। ये इतिहास के तौर पे अगर मैं कहूँ, बिकॉज आप तो एक हिस्टोरियन भी हैं, यू कीप अ ट्रैक ऑफ हिस्ट्री, तो ये सत्य है बात? कितना दम है इस बात में? आई कैनॉट रिकॉल एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने एंटी इजराइल पॉलिसी रखी हो। जॉन एफ कैनेडी के बारे में कहा क्या था उन्होंने? उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इजराइल, एंड जितना कोऑपरेशन दी जा रही थी उस टाइम पे वो उससे खुश नहीं थे। मैंने जो देखा है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत चलती हैं इस बात को लेकर। फिर
कंस्पिरेसी थ्योरीज तो होनी ही है क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डिनाइड। या दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि और भी कोई इंस्टेंसेस हैं ऐसे। जॉन एफ कैनेडी का तो मुझे पता है, कहा जाता था। इनफैक्ट देयर वर सम वेरी बिग मीटिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट वाज द 60s आई थिंक, 68 के आसपास की बात है, जब 6 डे वॉर और ये सब होके हटी थी। तो जॉन एफ कैनेडी वाजंट टू हैप्पी कि हम कितना सपोर्ट दे रहे हैं। कैनेडी डाइड इन 63, उसी के आसपास की बात है ये। मतलब फिर 6 डे वॉर शायद नहीं हुई होगी तब तक, बट 60s के आसपास कैनेडी वाजंट टू हैप्पी विद द काइंड ऑफ सपोर्ट इजराइल वाज गेटिंग फ्रॉम यूएस। अच्छा, और भी ऐसे इंस्टेंसेस बोलते हैं लोग। मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या ये सच है कि इजराइल का इतना तगड़ा ग्रिप है कि प्रेसिडेंट वही रहते हैं और बनते हैं जो थोड़ा प्रो इजराइल स्टांस रखें, एंड हु डोंट फॉल इन लाइन उनको फिर किनारे ही लगाने की बात आ जाती है। किनारे लगाने की बात अगर हम करेंगे, हाँ, तो द लास्ट वन हु वाज असैसिनेटेड वाज कैनेडी 1963। या और मुझे इतना पता नहीं है उनका इजराइल के साथ क्या रिलेशनशिप था। मैं जानता हूं कि ही वांटेड टू डिसबैंड द CIA, FBI, ऑल दिस थिंग्स, मे बी CIA और FBI और वन ऑफ दीज टू। और उन्होंने काफी सारी चीजें की जो इंटरनल ब्यूरोक्रेसी है उसको उसके विरुद्ध में थी, एंड दैट्स व्हाई परहैप्स इट इज अलेज्ड दैट दे बम्प्ड हिम ऑफ। ओके, उसके बाद मैं किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को नहीं जानता हूं जिन्होंने एंटी इजराइल पॉलिसी रखी होगी। आई कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी। ओबामा और नेतन्याहू का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, एंड बाइडेन जैसे हैं। तो कहा जाता है यू नो बीबी इज बेंजामिन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रम्प गो बैक अ वेरी लॉन्ग वे। यस, है ना। कहा जाता है इट वाज बीबी हु वांटेड ट्रम्प टाइप का कोई व्यक्ति आए। और ये भी कहा जाता है कि यू नो ये इजराइल का एक व्यक्ति है एक तरह से, मतलब वेरी प्रो इजराइल, एंड हिज सन इन लॉ Jared Kushner is a Jewish person, very close to Benjamin Netanyahu again. तो मतलब he was very strongly supported by Benjamin Netanyahu, and some people say कि ये बहुत strength भी दिखाता है इनकी कि देखो जो अगर एंटी जूइश प्रेसिडेंट आया उसको भी थोड़े टाइम तक इन्होंने झेला, फिर दे ब्रॉट इन अ कैंडिडेट जो उनके प्रो था। आप देखते हो उसको कनेक्ट करते हो या हमारी फर्टाइल इमेजिनेशन है ये? Maybe there is some element of truth to it, possibly. लेकिन जो इंटरनल वर्किंग्स क्या है वो तो हम जानते नहीं है, बट वन कैन परहैप्स गेस कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो टू सम एक्सटेंट ये फैक्टर हो सकता है। हम जानते हैं कि ओबामा और नेतन्याहू की बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी ओबामा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया विच विल हर्ट इजराइल। उन्होंने कड़े शब्द दिए होंगे, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील के फेवर में नहीं थे बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। ईरान न्यूक्लियर डील के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। तो ही वाज नॉट हैप्पी विद ओबामा। एनीवेज, मुझे ये बताइए, गिवन ऑल ऑफ दिस, इंडियाज इक्वेशन विद इजराइल दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज पैलेस्टीन के साथ हम लोग रहे हैं इन द पास्ट, है ना। एंड इन इंडिया वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन जो अभी भी गाजा के लिए रोना शुरू कर देती है, पैलेस्टीनियंस के लिए बात करना स्टार्ट कर देती है, एंड दे हेट इजराइल एंड ऑल ऑफ दैट। हाउ शुड इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल बी गिवन द सिनेरियो? आई थिंक मैं सोचता हूँ कि भारत और इजराइल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट रिलेशनशिप है, और ये और बढ़ना चाहिए। अमेरिका तो नहीं इससे परेशान होगा भाई? अमेरिका प्रो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ऐसे में इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हो, अमेरिका नहीं इजराइल को ऐसे में मैनूवर अराउंड कर सकता है? इजराइल और भारत का जो रिलेशनशिप है उसमें ऐसा कुछ नहीं है विच कैन हर्ट पाकिस्तान। देखिए, इजराइल और भारत के बीच में डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, जैसे कि कारगिल वॉर के दौरान डिस्पाइट द न्यूक्लियर, इंडिया हैड जस्ट टर्न न्यूक्लियर 98 में, उसके बाद सैंक्शंस थे बाय यूएस, इजराइल ने तब भी मदद करी थी भारत की और जीपीएस से। या नो आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। नाउ मैं ये सोचता हूं कि अब गिवन दिस सिनेरियो इट विल बी वेरी ट्रिकी। पाकिस्तान के साथ अगर यूएस खड़ा है, क्या इजराइल की हिम्मत है इंडिया को सपोर्ट करने की, जैसे उसने कारगिल में करी फिर से, जब उसके भी इश्यूज कहीं चल रहे हैं पैलेस्टीन से और इन सब से पहले भी चल रहे थे, तो इजराइल करेगा तब भी भारत की मदद, आपको लगता है? देखिए, इन द फ्यूचर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध होता है तो हमें किसी की मदद नहीं लगेगी। आज हमारी ये क्षमता है कि वी कैन फाइट द वॉर अकेले एंड वी कैन विन द वॉर अकेले। ओके, तो इजराइल की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी। और इजराइल और भारत के बीच में जो कोऑपरेशन है वो अलग अलग डोमेन्स में है। एक वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन है मिसाइल डेवलपमेंट, बराक मिसाइल्स, जो डेफिनेटली भारत का काम आ सकता है, बट देयर इज मोर टुवर्ड्स द नेवल डोमेन, और नेवल में हमारा कंसर्न पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, राइट? सो डायरेक्ट इसमें पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी बात यह कि वी विल नॉट नीड इजराइल्स हेल्प
टू डिफीट पाकिस्तान. ओके, ये सिचुएशन है. अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया तो भी इजराइल इसमें बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा. सो कभी भी भारत का किसी के साथ युद्ध होगा ना, वी विल बी ऑन आवर ओन. रूस भी हमारे साथ नहीं आएगा. मोरली खड़ा हो सकता है, वर्बली खड़ा हो सकता है, बट ये नहीं कि फौज भेज देगा. नहीं भेजेगा. दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर कंस्ट्रेंट्स. तो इंडिया एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड भारत अकेला है आज, बट दैट इज अ प्रिविलेज. इट्स अ प्रिविलेज टू बी इन दैट पोजीशन. यू नो अभिजीत जी, फैसिनेटिंग डिस्कशन रहा है आपसे. मैं एक चीज चाहूंगा कि एक आप थोड़ा सा प्रिडिक्शंस हैट पहने, बिकॉज हम लोग साल के लैटर हाफ में फिर से मिलेंगे एक बार जरूर से. आपका टाइम हम लोग लेंगे किसी तरह, एंड वील कम बैक टू कि क्या हुआ. तो अगले 6-8 महीने में आप क्या 2-3 मूवमेंट्स देखते हैं, गिवन योर एक्सपीरियंस, कि ये 2-3 चीजें मैं होते हुए देखता हूं, बिग इवेंट्स, जियोपॉलिटिकली एंड इंडिया वाइज, व्हाट वुड दे बी? देखिए, 6 महीने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये समझना है कि द लॉन्गर वी वेट टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान, द मोर पावरफुल पाकिस्तान गेट्स. ओके, क्योंकि अभी उनको यूएस सप्लाई कर रहा है चीजें, वेपन्स. तो नाउ इज द टाइम अकॉर्डिंग टू यू? मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 1 or 2 years में वापस कुछ होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, सम काइंड ऑफ वॉर. इस साल आप देखते हैं कुछ होते हुए? पॉसिबली. ओके, या पहली बात ये है. So इंडिया पाकिस्तान का वॉर डेफिनेटली 1-2 साल में होगा वापस. लॉन्गर वी वेट द स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान गेट्स, मोर डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग इट गेट्स. या ये पहली बात है. दूसरी बात, क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे. इट्स नॉट गोइंग टू इंप्रूव एनी टाइम सून. ओके, ठीक है. और तीसरा, चाइना की अगर हम बात करें, देखिए चाइना ताइवान चाहते हैं, राइट? हम जानते हैं चाइना वांट्स ताइवान, लेकिन चाइना ताइवान ले नहीं सकता. ताइवान इज लाइक it is in the backyard of China. लेकिन यूएस इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है that China cannot take Taiwan. अगर चाइना ने प्रयास किया to take Taiwan, it has to go to war with the US. अगर ये सिनेरियो अगर आप देखेंगे, इमेजिनरी सिनेरियो, कि चाइना's economy is not doing well, और लोग संतुष्ट नहीं है, और शी जिनपिंग प्रेशर में है, तो one thing you can do as a leader is go to war and win the war. तो सब खुश हो जाएंगे. Okay. But you can't win a war against Taiwan because the US will come and beat you up. So he may be tempted to go to war over Arunachal Pradesh. Oh. It is easier for China to go to war with India or Arunachal than to go to war over Taiwan. Do you see some tension in this year? I do see potentially tensions. I hope there is no war, obviously. That is kind of far-fetched. But मैं ये कह रहा हूँ, skirmish something आप देखते हो? Possibly. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि the likelihood of war with Taiwan is less than the likelihood of war with India. Okay. Because US will not come and stand with India if this happens. Neither will Russia. Nobody will stand with India. Yeah, ये एक bottom line है, I think, and that's a great note to end this podcast. Maybe pause this because we are going to have a round 2 of this. आपसे latter half में year के मिलेंगे. And the big bottom line is that we are all on our own. ये जो बात है, ये जो आत्मनिर्भर वाली बात है, we have to build our capacity. जैसे इन्होंने कहा, the next few years, जिसे कहते हैं ना, सर नीचे रख के काम करने वाले साल है हमारे लिए. एंड जिसे बोलते हैं ना, भय बिन होए ना प्रीत. जब तक भय नहीं होगा, जब तक हमारी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक देयर कैन नॉट बी पीस अंटिल एंड अनलेस देयर स्ट्रेंथ. थैंक यू सो मच. एंड फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज कमेंट, बताइए हमें आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.